अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो फर्स्ट एपिसोड पे अपना रिस्पॉन्स आप लोग देख लें, लेकिन मैं हमेशा की तरह अपनी बात पर कायम हूँ कि जैसे कि फ़र्स्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को छूट दी हुई है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टोरी की समझ नहीं आती। लेकिन इस नावल में ऐसा नहीं था, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर थी। लेकिन फिर भी जो मैंने रूल बनाया है तो उस रूल को मैं फ़ॉलो करूँगी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सेकंड एपिसोड दे रही हूँ, तो आप लोग रिस्पॉन्स लास्ट में कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट एपिसोड पे तो आप लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया। तो चलिए हम सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। कबीर ऑफिस से जल्दी लौट आया और जल्दी से बाप से छुपकर माँ के पास आ गया था। खाना खाने के बाद मुर्तज़ा थोड़ी देर स्टडी में होते थे। मदीहा ने उसको सारी बात बता दी, जबकि कबीर के चेहरे पर सख्ती धर आई थी। कौन सी मंगनी, कैसी शादी, सब बकवास है। आप कल दोबारा जाएंगी और उसके हाथ में ये अंगूठी पहना देना। वो कड़क लहजे में बोलता उनके पास से उठ गया था। पागल हो गए हो कबीर? मदीहा को अब उससे खौफ आने लगा था। हाँ हो गया हूँ, वो बड़का। मुझे नैन चाहिए मम्मा, ये मजाक नहीं है कि कबीर को अपने लिए कोई पसंद आ जाए और वो उसको ऐसे ही किसी और का होने दे। या तो आप सीधे तरीके से ले आए, वरना मेरे पास तरीके और भी हैं, वो धमकाने लगा था। और बाप का क्या करोगे अपने, कैसे संभालोगे? वो भी गुस्से से बोली। वो एक बात समझ ही नहीं रहा था, कैसे वो लड़की वो उसके लिए ला सकती थी जिसकी मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी, या फिर कैसे वो अपने साथ मुंसली केमन से दामन बचा सकता था। मुझे परवाह नहीं मम्मा, कबीर उनकी आंखों में देखते हुए बोला। आंखों में सुर्ख दौड़े डोरे शदीद गुस्से का बता दे रहे थे। कबीर बात सुनो, मैं कुछ नहीं समझूंगा मम्मा, आप जाएं कल। कबीर बोला। मैं नहीं जाऊंगी, मदीहा ने साफ जवाब दिया। कबीर एक पल को रुककर उनकी जानब देखने लगा था। ठीक है, फिर आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी, वो उनकी आंखों में देखता बेलचक लहजे में बोला था। कबीर होश के नाखून लो, एकदम मदीहा उसके पीछे लपकी जो उनके कमरे से तेजी से निकला था। बहुत अच्छा है मुझसे सालार, उसे जो करना होता है कर गुजरता है, ना किसी से पूछता है ना किसी को जवाब देता है। और आज ये बात मुझे महसूस हो गई है। वो तेज कदम भरता नीचे उतरने लगा था। कबीर, उन लोगों ने इनकार कर दिया है तो कैसे मैं दोबारा एक ही बात ले जाकर कर सकती हूँ? मदीहा ने उसका हाथ पकड़ा जिसे उसने झटके से छुड़वा लिया था। क्यों? वो धाड़ा। कैसे इनकार कर दिया उन्होंने? किसका रिश्ता गया था उनके घर? मम्मा, कबीर मुर्तज़ा का गया था और आप बस उनके इस फालतू से इनकार पर हार मार कर आ गई। लाउंज में उसकी धाड़ गूंजी थी। कबीर, ये फजूल की जिद छोड़ दो, खुद सोचो, वो लोग हमें जानते तक नहीं। एमन में आखिर क्या कमी है? मुझे नैन चाहिए मम्मा, वो उनके दोनों बाजू झंझोड़ कर बोला था। और उस तक पहुंचने के लिए मुझे फालतू हीले बहाने नहीं रोक सकते। चेहरे की शताबी में सुर्खी सी मिल गई थी। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर ही सब लाउंज में जमा होने लगे, यहाँ तक कि मुर्तज़ा भी बाहर निकल आई। अलबत्ता सालार का पोर्शन, चूँकि तीसरी मंजिल पर उसका पोर्शन था, तभी उस तक आवाज़ नहीं गई थी। और जैन की आज क्वाली नाइट थी, तभी वो शाम से ही घर से बाहर था। चढ़ गया तुम्हारी औलाद पर एक और बार दौरा, मुर्तज़ा बोले, जबकि कबीर ने बाहर कदम उठाए। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पीछे मुर्तज़ा बोले तो कबीर एक पल को रुका था। खुद जा रहा हूँ मैं। कबीर? मदीहा हैरान रह गई थी। ये सब क्या ड्रामा है? कौन है वो लड़की? कैसे लोग हैं आखिर जो इसका इतना दिमाग ख़राब हो चुका है? कबीर बिना जवाब दिए जाने लगा था। मैं जाऊंगी कबीर, कल जाऊंगी फिर से। रुक जाओ मेरे बेटे, मदीहा हार मानते हुए बोली। ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं, मैं अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कैसे होने दूं? गलत फैसले पर साथ देने मत खड़ी हो जाया करें, मुर्तज़ा गुस्से से बोले। कबीर ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। आप सच कह रही हैं, दोबारा चाहेंगी? कबीर ये यकीन दहानी करने लगा था, जबकि उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वह मामूली सा मुस्कुरा दिया था, जैसे अंदर तक सुकून उतर गया। और किसी तरफ देखे बगैर वो वहाँ से अपने रूम में चला गया था। वो बुरी तरह घबराहट का शिकार घर में दाखिल हुआ और भागता हुआ अपने कमरे में जाने लगा कि अमल से टकराया, जिसकी सारी नींद उड़ गई थी। और वो छनाके से गिरने वाले पानी के ग्लास को और कभी जैन को देख रही थी। जैन का वजूद कांप रहा था। क्या हुआ जैन? अमल को उसको देखकर परेशानी हुई। कुछ नहीं, वो अचानक ही चीखा। अमल एक कदम दूर हुई थी और जैन अपने कमरे में भागता बंद हो गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो जल्दी से बेड के पीछे छुपा था। नहीं नहीं, वो जिंदा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। नहीं, वो कांपते लहजे में अपने हाथों को देखता बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रहा था। अमल और परीशा दोनों ही कवाली में नहीं गई थी, जबकि जैन अकेला गया था। बन ठन कर वो गाड़ी लेकर पहले शाम को पिक करने गया। तब तक उसके दिमाग में कहीं भी हरम की बात नहीं थी, जबकि एहतशाम ने उसकी दोबारा से ब्रेन वॉशिंग करके उसे एक दो वीडियोस दिखाई जो उसने सहूलत से देखी। और उसके बाद जैसे कवाली में 1 घंटा जैन का गुजारना मुश्किल हो गया था, एहतशाम ने उसकी तवज्जो हरम की जानब करवाई जो अपने दोस्तों के साथ आई थी। वो गरारा शर्ट में बेहद हसीन लग रही थी। जैन की आंखों की चमक में इजाफा हो गया था और उसने मुस्कुराकर हरम को देखा।
हरम की भी निगाह उससे मिली और उसने निगाह जल्दी से फेर ली थी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। तभी उसके पास एक मुलाजिम आया जिसने उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व की और उसके कपड़ों पर गिर गई थी। हरम ने वहाँ से एक्सक्यूज़ किया और वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ आ गई थी। तभी एहतशाम भी उठा और उसने जैन को अपने पीछे आने का कहा था। जैन एहतशाम को रोकना चाहता था मगर अजीब दिमागी हालत हो गई थी। वो गलीज वीडियो देखकर कि शैतान उस पर बुरी तरह सवार हो गया और वो दोनों हरम के पीछे चल दिए। हरम ने जैसे इन दोनों को अपने पीछे महसूस किया वो भागने लगी कि एहतशाम ने उसको जकड़ लिया था। जैन जैन मुझे बचाओ जैन प्लीज़, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हरम को जैन के सिवा कोई नहीं दिखा था। एहतशाम के बारे में वो अक्सर सुनती रही थी कि वो अच्छा इंसान नहीं था। एहतशाम छोड़ो इसे, जैन ने सख्ती से कहा। ओ पागल, हाथ लगा मौका ज़ाया नहीं करते, दरवाज़ा खोल क्लासरूम का, वो बोला। जैन ने उसे आज़ाद करवाने की कोशिश की मगर एहतशाम ने एक ना मानी और उसे लेकर वो जैन को धक्का देकर क्लासरूम में बंद हो गया था। तो पागल है, ये ज़िंदगी का मज़ा है, बेवकूफ़, मैं इसका दिमाग सेट करता हूँ तो रुक, एहतशाम ने उसको कहा। जैन का दिल डूब सा गया था जैसे कुछ गलत होने जा रहा हो। नहीं एहतशाम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, उसने दरवाज़ा बंद होने से पहले ही हाथ अंदर दे दिया। हरम की आसपरी नज़रें उसका दिल काट रही थी। वो तो उसकी पसंद थी, वो अपनी पसंद के साथ ऐसे नहीं कर सकता था। एहतशाम ने गुस्से में जैन को धक्का दिया था। जैन दूर जा गिरा जबकि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एहतशाम, जैन धाड़ा और उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। कवाली का शोर इतना था कि किसी को आवाज़ नहीं गई। जैन पीछे मदद के लिए भागा मगर हरम की चीखों ने उसके कदम जकड़ दिए थे। वो दोबारा चिल्लाने लगा, एहतशाम साले दरवाज़ा खोल। जैन धाड़ा, उसे ईंट उठाकर लकड़ी के दरवाजे पर मारी। दरवाज़ा थोड़ा सा टूट गया था। पसीने में शराबुर जैन इस साक में से अंदर का मंजर देखकर दहल गया था। एहतशाम, वो धाड़ा। उसने दरवाज़ा खोलने की जान तोड़ कोशिश की मगर दरवाज़ा नहीं खुला जबकि एहतशाम की हवस उसकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की से सब छीन गई थी। हरम की चीखें रुक गई थी। जैन आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था जबकि एहतशाम अपना काम करके मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। हरम, जैन एहतशाम को बोले हरम की जानब दौड़ा। वो नीम बेहोशी में थी। हुलिया सारा बर्बाद हो गया था। जैन का हाथ उसकी नाक से निकलते खून से लगा था। हरम, उसका दिल फटने के करीब था। दिल की धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दे रहा था। तुम कातिल हो मेरे, टूटे फूटे लहजे में ये चंद लफ्ज़ हरम के मुंह से निकले थे। तो मैं एहतशाम, वो घुराया और एहतशाम के पीछे भागा। एहतशाम को बीच रास्ते में पकड़कर उसने बुरी तरह मारा जबकि एहतशाम ने उसका ज़्यादा हश्र बिगाड़ दिया था। साले, तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी बहुत वीडियोस है मेरे पास जो मैं तेरे घर वालों को दिखाऊंगा, एहतशाम ने उसकी गर्दन दबाते हुए कहा था। जबकि इसी असना में धड़म की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा और दोनों की आंखें गोया फैल गई थी। हरम की लाश ऊंधे मुंह ज़मीन के बल पड़ी हुई थी। हरम, जैन के चिल्लाने की आवाज़ पर एहतशाम एकदम उससे दूर हुआ और पीछे हट गया। वो खुद भी होनक था। हरम ने इस बिल्डिंग में से छलांग लगा दी थी। जैन दौड़कर हरम के पास आया था। तू कातिल है इसका, तू, एहतशाम के मुंह से जाते जाते ये अल्फाज जैन सुन के वो क्लास आ गया था और पलटकर वो खुद भी अपने घर की तरफ भागा था। पूरे कॉलेज में आग की तरह ये खबर फैल गई थी। परीक्षा और अमल को भी पता चला। दुख से वो वापस कॉलेज से लौट आई थी। पुलिस की वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स को नहीं आने दे रहे थे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स थे जो कि कल रात कवाली में मौजूद थे। वो दोनों वापस घर आ गई थी। अमल खामोश ही थी। रात के मनाजिर उसकी आंखों में घूम रहे थे। जिस तरह उसने जैन को बुखलाया हुआ देखा था मगर वो कोई बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, परीक्षा भीगे लहजे में बोली। सुना किसी ने उसके साथ गलत किया था, वो बोली तो अमल ने उसकी जानब देखा। दोनों ही उदास सी थी। हेलो गर्ल्स, क्या हुआ? ये मुंह क्यों तुम्हारे लटके हुए हैं? सलार इन दोनों के पास आ गया जो अब तक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और ऐसा लग रहा था अभी रो देगी। हमारे कॉलेज की एक लड़की हरम ने खुदकुशी कर ली भैया। परीक्षा तो बाकायदा रोने लगी और ऐसा ही हाल अमल का भी था। सलार एकदम संजीदा हुआ। मदीहा, तंजीला, सोफिया भी वहीं आ गई थी। अरे, मदीहा ने इन दोनों को सीने से लगाया था। क्योंकि उसने, कितनी गलत बात है, ऐसी लड़कियों को माँ बाप का भी लिहाज नहीं होता, मदीहा बोली जबकि अमल उसके सीने से लगी हुई थी। उसके साथ ज़्यादती हुई थी ताई अम्मी, किसी लड़की ने उसके साथ ज़्यादती की थी। वो किसी को क्या मुंह दिखाती, तभी उसने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। वो एकदम गुस्से से बोली और उठकर चली गई जबकि मदीहा अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो गई थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था, वो बोली तो सलार ने गहरा सांस भरा था। अच्छा, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? चलो परीक्षा, बस आंसू पोंछो, हम दुख कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सलार ने कहा। परीक्षा ने आंसू साफ किए। मगर भैया, वो बहुत प्यारी थी, जैन की ही क्लासमेट थी, परीक्षा के मुंह से निकला। जैन कहाँ है? सलार एकदम चौकन्ना हुआ। वो तो अपने रूम में है, मदीहा ने कहा। और तुम लोग वापस क्यों आए हो कॉलेज से? वो अपनी जगह से उठा। वो किसी और स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सिर्फ उनको ही जो कल रात कवाली में शामिल थे। वो ही अंदर थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, परीक्षा ने बताया। रात तो जैन भी कवाली में शामिल था। सलार मुंह में बड़बड़ाया और जैन के कमरे की तरफ भागा। सब उसको देख रहे थे। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ।
नज़र सीधी बेड पर गई थी, वो वहाँ पर नहीं था, जबकि बेड के दूसरी तरफ वो साकिब बैठा खुद कुर्सी से बाहर झूलते दरख्त को देख रहा था। सलार माथे पर कई बल डाले अंदर आया और दरवाज़ा पीछे बंद कर दिया था। जैन बेड पर उसके नज़दीक बैठते हुए वो बोला, जबकि जैन एकदम चौंक गया था। जी भैया। वो सीधा हुआ। खैर है, ठीक हो? सलार ने उसके शाने पर हाथ रखा। जी। जैन फीका सा मुस्कुराया। मुझे पता चला तुम्हारी क्लासमेट ने सुसाइड कर ली। इट्स सैड। तुम जानते थे उसको? सलार ने पूछा। जैन का दिल डूब सा गया था। नहीं भैया, बस देखा था। साथ पढ़ती थी, मैं तो नहीं जानता उसको। उसने साफ इनकार किया था। सलार मुस्कुरा दिया था। फिर क्यों परेशान हो? उसने उसको फर्श पर से उठाकर अपने पास बिठा लिया था। रात मैं भी शामिल था, मुझे टेंशन हो रही है। अभी सिकंदर का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि सब यूनिवर्सिटी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मुझे भी वहाँ पहुँचना है, वरना वो रेड पर बात देंगे। और अगर मैं गया तो बड़े भैया। वो रुक गया था। यार ये भी कोई टेंशन की बात है? तुम जाओ, कबीर को मैं देख लूँगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उठो, शाबाश। ये लड़कियों की तरह मुंह नहीं उतारते। बाहर वो दोनों रो रही हैं, अंदर तुम मातम कर लो। हमारा क्या ताल्लुक है किसी के साथ कुछ हुआ है तो? सलार कहता हुआ उठ गया था। और अगर मेरा वास्ता हुआ तो? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। सलार ने पल भर को रुककर उसे देखा। चेहरे पर संजीदगी दर आई। वो उसके नज़दीक आया। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने ख़ानदान की इज्जत को दाव पर नहीं लगा सकते। उसका गाल थपथपाकर वो बाहर चला गया, जबकि जाते जाते उसे रेडी होने का भी कह दिया। जबकि दूसरी तरफ सैन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे खींचकर मुक्का दीवार पर मारा था। अपनी चीखों का गला गोंदकर वो वहीं बैठता चला गया। सलार और जैन कुछ देर तक कॉलेज के चले गए, जबकि उनके जाने के बाद मदीहा, तंजीला और आज सोफिया को भी साथ ले गई थी। नैन के घर ये सब कबीर की जिद पर हो रहा था, जबकि मुर्तज़ा कल से मदीहा से बात नहीं कर रहे थे। वो जानते थे वो उससे नाराज़ हैं, मगर फिर भी वो अपने बेटी की खुशी के लिए सब करने को तैयार थी। जबकि दूसरी तरफ घर में अमल और परीशें थी, और आरिस भी। जबकि आयत को आज अपनी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी, उसे चक्कर से आ रहे थे। तभी उसने उठने की कोशिश की और ताई अम्मी के पास जाने के इरादे से वो कमरे से बाहर निकली। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। हालांकि ताई अम्मी बल्कि बाकी सब भी उसका ख्याल रखते थे, मगर कल रात कबीर की वजह से वो उसके पास नहीं आ सकी थी। और आयत को भी जैसे जिद सी हो गई थी। अब ना उसे इस बच्चे की परवाह थी और ना खुद की। जब वो खुद उसको कुछ समझता ही नहीं था तो वो क्यों परवाह करती किसी की। वो रूम से बाहर निकली और ताई अम्मी के कमरे की जानब देखने लगी, जो कि निचली मंजिल पर था। उसे चक्कर से आ रहे थे और वो चकराकर एकदम नीचे बैठ गई। आंख से आंसू निकलने लगे। आरिस ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। वो जैनी से बात कर रहा था, मगर बीच में कबीर का फ़ोन आ गया कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया। अब तक वो बुरा सा मुंह बनाकर रूम से निकला, मगर सामने ही आयत को ज़मीन पर बैठा देखकर वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा था। आयत। उसने उसका बाजू हिलाया। आयत की आंखें बंद थी। उसकी आवाज़ सुनकर आयत ने आंखें खोलकर उसकी जानब देखा और उसका हाथ झटक दिया। अगर वो होश में होती तो ऐसा कभी ना करती, मगर इस वक्त उसकी तबीयत दिमागी तौर पर से अजीब कैफियत का शिकार कर गई थी। आरिस ने उसके झटकने को महसूस किया। क्या हुआ है तुम्हें? उससे तेवरी चढ़ाकर पूछा। चले जाए यहाँ से। आयत बस इतना ही बोली और दोबारा आंखें बंद कर ली। हो क्या रहा है तुम्हें, बताओगी? वो गुस्से से बोला। मर रही हूँ मैं। नहीं उठाया जा रहा मुझसे आपका ये बोझ। आज़ाद करवाए मुझे इससे। वो एकदम चिल्लाई। आंखों से सारों की तरह आंसू बहने लगे थे। आरिस की आंखें हैरत से फैल गई थी। क्या बकवास कर रही हो? वो हैरान था उसकी बात सुनकर, जबकि आयत की आंखें बंद हो रही थी और एकदम वो एक तरफ लुढ़क गई थी। आरिस ने परेशानी से आयत के बेहोश वजूद को देखा और उसको अपने बाजू में बल लिया था। अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए उसके पाँव में तेज़ी थी। वो जल्दी से उसे बिस्तर पर डालकर सेल फोन पर कॉल करने लगा था। सबसे पहले उसने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसका नंबर सबके पास ही होता था किसी इमरजेंसी के लिए। उन्हें कॉल करके उसने एक पल को आयत के वजूद को अपने बिस्तर में देखा और फिर कबीर को कॉल की थी। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो चिल्लाया। बड़े भैया, आयत की तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैं आपके पास आधे घंटे तक पहुँचता हूँ। वो बोला। जानता था आयत के नाम पर वो उसे ऑफिस आने का भी नहीं कहेंगे। क्या हुआ है आयत को? वो परेशानी से बोले। मालूम नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। मम्मा कहाँ है? कबीर ने फिर से पूछा। वो और दोनों आंटियां कहीं गई हैं, मैं नहीं जानता कहाँ। वो बोला तो कबीर को जैसे याद आ गया था। आयत के पास रहो, मैं मैनेज कर लूँगा। आरिस के हस्बे तवक्को बात हुई और उसने सर हिलाकर सेल ऑफ कर दिया था। तभी डॉक्टर भी पहुंच गया। मुलाजिम उसे आरिस के रूम तक ले आया था। आरिस ने आयत के वजूद पर अपना ब्लैंकेट डाला और डॉक्टर खामोशी से चेकअप करने लगी थी। शी इज़ प्रेगनेंट, डॉक्टर हैरत से बोला। जी मालूम है मुझे, बीवी है ये मेरी, आरिस ने संजीदगी से कहा। तो डॉक्टर का सांस बहाल हुआ था। उसने आयत को इंजेक्शन लगाया। अगर वो होश में होती तो शायद वो सुई को भी अपने करीब फटकने न देती। उन्होंने कुछ खाया नहीं शायद, काफ़ी वक्त से, तभी इन्हें चक्कर आए हैं। आप इनकी डाइट का ख्याल रखें और प्रॉपर चेकअप करवाएं, डॉक्टर मेडिसिन लिखते हुए बोला था। आरिस ने उसकी तरफ देखा।
इन्हें होश कब आएगा? उसने मतलब की बात पूछी। इंजेक्शन मैंने लगा दिया, आ जाएगा होश, मगर होश में आते ही इन्हें सबसे पहले कुछ हल्का सा खाने के लिए ला दे, डॉक्टर ने कहा। और आरिस के हाथ में मेडिसिन का पर्चा थमाकर वो वहाँ से चला गया, जबकि आरिस वो पर्चा एक तरफ फेंक कर अब आयत को देख रहा था। अभी वो कुछ सोचता कि जैनी की कॉल दोबारा आ गई थी। उसने मुस्कुराकर कॉल अटेंड की और सोफे पर बैठ गया। आयत पर से सारा ध्यान हट गया था। उसने कॉल अटेंड की और अपनी बातों में मगन हो गया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि आयत ने चेहरे का रुख उसकी जानब मोड़ लिया था। मासूम चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। आरिस की तवज्जो भटका सी गई। क्या देख रहे हो तुम? जैनी इंग्लिश में बोली। नथिंग, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या कोई और भी है? उसने जैसे तसल्ली नहीं हुई थी। यार मेरे रूम में और कौन होगा? आरिस ने उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ की थी और तभी आयत ने आंखें खोली। अपने सामने आरिस को मुस्कुराता देख उसका दिल किया दोबारा आंखें बंद कर ले। उसको शदीद नकाहत हो रही थी और अचानक उसे मतली सी हुई और मुंह पर हाथ रखकर वो एकदम उठी थी। आरिस की तवज्जो उस पर गई तो हाथ से मोबाइल एकदम छूट गया था। आयत, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आयत ने आरिस का हाथ हटाया और उसके अटैच बाथरूम की तरफ भागी थी, जबकि वो बाहर परेशानी से खड़ा था। आयत को शदीद रोना आ रहा था। दिल कर रहा था चीखें मार कर रोए। तुम ठीक हो? आरिस ने उसे जल्दी से थाम लिया। उसके आंसू बेसाख्ता से साफ कर किए थे। मुझे मेरे कमरे में छोड़ दे, वो नकाहत से बोली। कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? वो गुस्से से बोला और उसका हाथ खींचकर दोबारा उसे बेड पर धकेल दिया था। क्या मसला है आपके साथ? चाहते क्या हैं आप? आयत बेबसी से बोली। कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे, आरिस ने उसे घूर कर कहा और कमरे से बाहर निकल गया था। किचन से उसके लिए खाने को वो 10 मिनट में कुछ ले आया था। आयत उसके तकियों में मुंह दिए रोने में मसरूफ़ थी। इतना ना तो ज़्यादती किया मैंने कोई तुम्हारे साथ। आरिस ने उसकी जानब देखा और डिश एक तरफ पटक कर उसने आयत का बाजू खींचा था। ये ज़्यादती ही थी, बल्कि गुनाह। आयत आंसू से सुर्ख आंखों से उसको देखने लगी थी। बकवास है, तुम मेरे निकाह में हो। आरिस ने घूर कर उसको देखा। निकाह में हूँ तो जब चाहेगा कुछ भी करेंगे, उसने दुखी दिल से कहा। और कब कब मैंने तुम्हारे साथ कुछ? वो गुस्से से बोला। रहने दे आप, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं कबीर भैया को, ताया अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। सब देखेंगे आपकी असलियत। उससे सर झटका। इतनी जुर्रत है तो ये बता कर आओ जैसे लेकर घूम रही हो और छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरिस ने जैसे उसके दुखते पाँव पर रख दिया था। आरिस ने जैसे उसके दुखती रग पर पाँव रख दिया था। आयत ने आंखों से बेबसी से आंसू साफ किए थे। वो इंसान दिल नहीं रखता था, ये शायद उसके लिए नहीं रखता था। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे मुंह पर हर वक्त 12 क्यों बचे रहते। कुछ देर बाद उसने अपना ब्लैंकेट साइड पर किया और तकियों को उससे दूर करके बीच में ट्रे रखी थी। आयत सिसकियाँ भर रही थी। हाँ, उसे भूख भी लगी थी। वो सर झुकाए बैठी रही। खाओ, आरिस ने उसकी जानब देख कर कहा था। नहीं खाना, वो सिद्धि लहजे में बोली। आरिस ने गहरा सांस भरा। जिससे बातें कर रहे थे आप उसी से करें, वो गुस्से से बोली और आरिस ने उसके मुंह में ब्रेड दे दिया था। आयत ने बाइट ली और फिर से रोने लगी थी। आरिस ने उसके बाल पीछे की। आयत ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके मोबाइल की तरफ। आरिस ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो आयत को खिलाता रहा जबकि आयत खामोशी से खाती रही। खुश तो होगे तुम, मेरे हाथों से खाना नसीब हो रहा है। तंजिया मुस्कुराहट से उसकी आंखों से आंसू साफ करके वो बोला। आयत ने हैरानगी से उसकी जानब देखा। नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही, आयत ने फ़ौरन जवाब दिया। ये सब आप ना जाने किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे की तो आपको परवाह नहीं है और मेरे लिए आप कुछ कर नहीं सकते। आयत के जवाब पर आरिस का हाथ रुक गया था और उसने ब्रेड नीचे रखकर एकदम आयत का चेहरा झपट कर पकड़ा। काफ़ी बकवास करने की आदत हो गई तुम्हें, छोड़े मुझे। आयत को उसकी उंगलियां अपने गाल में चुभती महसूस हुई थी। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि ये ज़ुबान जो कैंची की तरह चल रही है कैसे कट सकती है। मुझे मार दे, सुकून मिल जाएगा आपको। आयत ने उससे खुद को छुड़वाया था। तभी दरवाज़ा एकदम खुला और मदीहा, जो कुछ देर पहले घर आई थी, आयत के ख्याल से उसके रूम में गई। उसको वहाँ ना पाकर वो फ़ौरन आरिस के कमरे में आई थी। दौड़कर अंदर आई। छोड़ो इसे। मगर आरिस ने आयत को नहीं छोड़ा और चारों नचार मदीहा को आरिस के मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ा था। ये दूसरा थप्पड़ था जो उसने आयत की वजह से पड़ा था। बहुत बदलिहाज हो गए सब, वो गुस्से से चीखी। आरिस भड़कता हुआ आयत को देखने लगा था, जबकि मदीहा ने आयत को वहाँ से उठाया और उसे बाहर ले आई थी। वो अब सोच चुकी थी कि उन्होंने क्या करना है। आज जो वो वहाँ से उस लड़की के मुंह से इकरार ले आई थी। नैन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ उसके हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया। ये इज्जत छोड़ी है तुमने मेरी और अपने बाप की? यार बना लिया तुमने कोई बाहर और ख़ुद इकरार कर रही हो। वो भड़की। नैन के गले में आंसुओं की गिल्टी सी फंस गई, मगर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मैं कह रही हूँ अली कि अब्बू, इससे हमारी इज्जत 2 टके की भी नहीं छोड़ी। इसके 2 पोर पड़वाएं और फारिग करें इसे मेरे घर से, वो इश्तियाल में बोली, जबकि नैन को हैरानगी से देख रहे थे। वो आपका भांजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बहुत ऊंचा स्टेटस हो गया उसका, तो मैं क्यों इंतज़ार करूं? बहुत ऊंचे लोगों से आया मेरा भी रिश्ता और मैं भी ऊंचे लोगों में शादी करूंगी। मध्यम आवाज़ में वो उन्हें हकीकत बताने लगी थी। ये लो, सुन लो इसकी बकवास। बाप के सामने कैसे बोल रही है नैन?
तूने मेरी तरबियत को आग लगा दी। इतनी हवस से तुझे पैसे की। वो फिर से उस पर चपटी थी। हट जाओ, वो बोले तो नैन ने उनकी जानब देखा। बाकी बहन भाई सहमे हुए खड़े थे। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती, थोड़ी इज्जत ही रख लेती मेरी। धीमे लहजे में सख्ती लिए वो बोले तो नैन बुरी तरह रो दी थी। क्या बताती वो उनको? उसके दिल का खून हो चुका था। फिर चाहे वो किसी से भी शादी करे क्या फ़र्क पड़ता था। उस शख्स ने जिसकी मोहब्बत का वो दम बनने लगी थी, उसकी हैसियत को पैसों में तोला था तो उसको दिखाना चाहती थी कि किसकी हैसियत कितनी है। वो चुपचाप वहाँ से उठ गई थी। ये लोग कभी उसको ना समझते, अपने ही मंगेतर से मोहब्बत में ऐप बना देते। निकाह पढ़वा कर इसकी शक्ल हमेशा के लिए दूर कर दो हमारी नज़रों से। अपने बाप के सख्त अल्फाज सुनकर उसकी सिसकी निकली थी। सलार ने अपने सोर्सेज से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जैन को इन मामलात से अलग कर दिया था। वो नॉर्मली घर लौटा था मगर जैन खामोश था। वो चहचहाहट ख़त्म हो चुकी थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। सलार ने भी वक्ती सदमा समझकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। जैन अपने कमरे की जानब जाने लगा कि अपने ही होश में वो एक बार फिर अमल से टकरा गया था, मगर अमल का रिएक्शन देखकर जैसे वो सदमे में चला गया था। दूर रहो मुझसे, वो एकदम फाट खाने को दौड़ी थी। जैन ने इर्द गिर्द देखा और फिर उसकी जानब, क्या हुआ तुम्हें? वो संजीदगी से बोला। मैं जानती हूँ हरम की मौत का तुमसे कोई लिंक है। तुमने जो कपड़े धोने के लिए मेड को दिए उस पर खून लगा था और कल रात तुम कवाली में उन्हें। जैन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका गला दबाया और उसे घसीट तो अपने कमरे में ले आया था। अमल ने अपने हाथ उससे छुड़वाए। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। बंद करो बकवास, जैन आंखें निकाल कर गुर्राया। जैन मुझे जाने दो वरना मैं सब कुछ बताऊँ दूंगी, अमल ने हिम्मत करके कहा। हालांकि वो उससे छोटी थी मगर जैन ने हमेशा परीक्षा और अमल को खुद से फ्री ही रखा था, छेड़छाड़ करके। क्या बताओगी? क्या पता है तुम्हें? जैन ने उसके दोनों बाजू जकड़ लिए थे। जैन मुझे दर्द हो रहा है। अमल का लहजा उसके अंदाज से कर काँप उठा था। अपनी बकवास अपने मुंह में रखो अमल मोहतरमा, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो धीमी आवाज़ में उसको डराने लगा। तुमने मारा है ना हरम को? मैंने नहीं मारा, वो धाड़ा, जबकि अमल ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। नहीं मारा मैंने, उसे यकीन दिलाने लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। जैन ने फिर से उसके शानों को पकड़ा जबकि अमल ने ज़ोर से उसे दूर धकेल दिया था। दोबारा मेरे सामने मत आना। तुमने मारा नहीं तो तुमने उसके साथ वो किया जो उससे खुदकुशी की है। बकवास बंद करो अपनी। जैन ने उसे पीछे धक्का दिया और अचानक दरवाज़ा खुला था। कबीर को दरवाजे पर देखकर दोनों के रंग उड़ गए थे। वो हैरानगी से कबीर को देख रहे थे। क्या हो रहा है ये? उससे कड़क लहजे में पूछा। मैं भैया, जैन हकला गया था। भैया मैं जैन से नोट्स लेने आई थी और ये मुझसे लड़ रहा था कि मैं नहीं दूंगा। अमल सर झुका कर बोली। कोशिश किया करो कि लड़ाई झगड़े बाहर हो। वो जूम आईनी उन्हें जता गया था। सॉरी भैया, अमल ने जल्दी से कहा और वहाँ से चली गई। कबीर ने एक निगाह जैन पर डाली और वो बाहर निकल गया था। यहाँ से गुजरते हुए उसने इन दोनों की आवाज़ें सुनी थी। बात तो समझ नहीं आई, अलबत्ता एहसास हो गया कि अंदर वो दोनों हैं। तभी वो अंदर आया था। सलार के पोर्शन में जाने का इरादा था मगर इरादा बदल कर वो मम्मा के पास गया था। कैसी हैं आप? उसने पूछा। ठीक हूँ कबीर, मैं चाहती हूँ आयत की रुखसती हो जाए। रिश्ते ख़राब होते हैं बेटा ऐसे। इतना लंबा अरसा इन दोनों के निकाह को नहीं होना चाहिए। मदीहा तो जैसे तैयार बैठी थी। अब ठीक है। वो उनकी संजीदगी पर हैरान हुआ। हाँ बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले लिया और वो लड़की भी राज़ी है। अपनी माँ के इनकार के बाद उसने खुद इकरार किया। अपने बाबा से बात कर लो, जितनी जल्दी हो ये फरीसा अंजाम उतना ही बेहतर है। वो कपड़ों को तय लगाते हुए बोली थी। मम्मा, कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। एक पल को वो शॉक्ड हुआ था कि नैन ने खुद इकरार किया था मगर अपनी फीलिंग्स छुपाकर उसने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा था। खफा है मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों होंगी, बस आयत के लिए परेशान हूँ। वो बेड पर बैठ गई। हम आयत की तबीयत भी ठीक नहीं थी, आरिस ने बताया था। कबीर ने बताया। मदीहा को आरिस पर सख्त गुस्सा था मगर दबा गई। जाओ तुम, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मदीहा ने कहा तो सलार बेधड़क अंदर दाखिल हुआ था बिना दरवाज़ा बजाई। तमीज़ शऊर तुम में नहीं है? कबीर खफकी से बोला। ओ भाई, अपनी माँ के कमरे में आया हूँ मैं, वो इतरा कर बेड पर लेटते हुए बोला। मदीहा उसको देखकर मुस्कुरा दी थी। मुबारक हो शहजादे, तुम्हारे 2 भाइयों की शादी होने जा रही है। मदीहा ने उसके बाल संवारे। नहीं मम्मा, मेरी शादी करवाई, ये बहुत गलत बात है। आरिस मुझसे छोटा है। वो अदाकारी करने लगा जबकि वो दोनों हंस दिए थे। जैन भी वहीं आ गया और मदीहा की गोद में सर रख लिया था। इस वीरान उदास आत्मा को प्यार कर ले। सलार ने हंसकर जैन के बाल खींचे थे। भैया, आपके सब पर सख्ती है, ज़रा इन पर भी दिखा लिया करें। जैन ने कबीर को देखा था। ओह, मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे इस भाई से। सलार ने कॉलर अकड़ाए थे। हाँ मालूम है मुझे, तुमसे बड़ा ढीठ कोई हो ही नहीं सकता। कबीर ने उसको घूरा जबकि उसने दांत निकाल कर शुक्रिया अदा किया था। इतना देर वो तीनों वहाँ बैठे बातें करते रहे। आरिस नहीं आया था और मदीहा फ़िलहाल उसको देखना भी नहीं चाहती थी। कबीर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उन्होंने उसे आगे बढ़कर प्यार किया था।
घबराओ नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, वो बोली तो वो और भी खुश दिखाई देने लगा था। थैंक यू मम्मा, बस अपने बाबा को संभाल लेना, वो बोली तो कबीर ने सर हिलाया था। सारी रात उसने ये सोचने में गुजार दी कि नैन ने आखिर इकरार कैसे किया था। क्या वो उसे जानती थी? क्या उसे पहचान गई थी? कई सवाल थे जिनका जवाब बस वही दे सकती थी, मगर वो जवाब लेना नहीं चाहता था। वो बेहद खुश था। सिर्फ बाबा थे बीच में, वरना वो पल की चौथाई में उसे अपने इस कमरे में ले आता। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकला तो रोज़ की तरह सब टेबल पर मौजूद थे, सिवाय सलार के। आरिस और आयत की शादी के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी, जबकि आरिस बेचैनी से पहलू बदल रहा था। इससे पहले वो उठकर कोई बदलिहाजी करता कबीर उसके पास आकर बैठ गया था। सिर्फ संजीदगी से उसको देखा। भैया, मैं शादी नहीं करना चाहता, आरिस से अपना मुद्दा रखा था। अगर तुम मुझे अब भी जीने दोगे तो यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। वो हद दर्जा संजीदा था। इन दोनों की गुफ्तगू पर सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। अब क्या इरशाद फरमा रहे हैं मोहतरम? मुर्तज़ा ने पूछा। आरिस कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बाबा, शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। अगर आफ्ताब चाचू आना चाहते हैं तो उन्हें बुला लें। वो कभी आया इस बच्चे का आता पता भी लेने? वो नागवारी से बोले। मगर आफ्ताब ही आयत का सरबराह भाईजान, उससे बात करना ज़रूरी है। शहाब बोले तो मुर्तज़ा ने सर हिलाया था। तुम कॉल करके बुला लेना, बल्कि इनवाइट कर लेना उसको और उसकी फैमिली को, और मेरे ख्याल से शादी की तैयारियां शुरू कर लें आप लोग। मुर्तज़ा ने मदीहा की तरफ देखा, जो इस गुफ्तगू से गोया हल्की फुल्की हो गई थी। आरिस ने नाश्ते की प्लेट में कांटा पटखा था। जितनी ज़बरदस्ती आप लोगों ने करनी थी बस कर ली। मैं मज़ीद इस ज़बरदस्ती का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं आप लोगों की आयत से सख्त नफरत करता हूँ और शादी नहीं करूँगा, फिर चाहे मेरी बिला से किसी से भी उसके निकाह पड़वा। कबीर ने एक झटके से उठकर उसका गिरेबान जकड़ लिया था। वो लावारिस नहीं है जो महफिल में उसको यूँ ऐसे जलील कर रहे हो। नहीं करना चाहते शादी मत करो, लानत भेजता हूँ मैं तुम पर। अगर तुमने डूब मरना है मरो। कबीर की धार से जैसे सब सहम से गए थे। मुर्तज़ा और भाकी भाइयों ने खामोशी से ये मंजर देखा था और हॉल के बाहर खड़ी आयत को लगा अब वो अपने कदमों पर चल भी नहीं पाएगी। इतनी नफरत थी उसको आयत से। आंसुओं ने उसके गाल भिगो दिए थे। आरिस चंद पर यूं ही खड़ा रहा। बहुत अजीब सी लगी थी ये बात। कबीर ने उसका गिरेबान झटक दिया था। बाबा, शादी सिर्फ मेरी होगी। अगर आफ्ताब अब्बू को बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। वो अपना फैसला सुनाकर वहाँ से अपना मोबाइल उठाकर बिना नाश्ता किए चला गया, जबकि मुर्तज़ा ने आरिस को सख्त घूर कर देखा था। आरिस भी वहाँ से चला गया, मगर दिमाग अजीब कैफियत का शिकार था और चंद लम्हों में उसने सर झटक दिया था, जबकि मदीहा ने सर थाम लिया था। आप गई थी उस लड़की के घर? मुर्तज़ा ने अपनी मदीहा को घूरा तो वो खामोशी से सर झुका गई। तंजीला और सफ़िया का भी यही हाल था, जबकि अफशीन के चेहरे पर तंजिया मुस्कान थी। रफ्ता रफ्ता सब उठकर चले गए और पीछे मौसू आरिस का रह गया था। आयत दोबारा अपने कमरे में चली गई और परीशा उसके रूम में आ गई थी। बात सुनो मेरी, ये रोना धोना जो तुमने ढाला है ना, मुझे रोती हुई नजर मत आना। परीशा ने उसको घूर कर देखा और उसके आंसू साफ किए थे। आयत से कुछ बोला ही नहीं गया। देखो आयत, इंसान में कुछ कुछ थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक तो उसे इतना बड़ा धरना किया हुआ है, दूसरा वो साथ देने के लिए तैयार नहीं। परीशा ने बच्चे के बारे में कहा। आयत ने उसको देखा और हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो प्लीज़, किसी को कुछ मत बताना। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। तुम खुद सोचो परीशा, जब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा तो ये बच्चा मैं क्या बताऊंगी? हर गुजरते दिन के साथ मेरा दिल डूब रहा है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। वो उसके हाथों पर सर रखती बुरी तरह रो दी थी, जबकि परीशा की भी आंखों में आंसू आ गए थे। आयत, ये तुम क्या कह रही हो? इस बच्चे का क्या कसूर है? परीशा खौफजदा थी। मेरा क्या कसूर है? आयत के सवाल पर परीशा ने निगाहें झुका ली। तुम मेरा साथ दोगी? उसने उसकी जानिब पास से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा, परीशा परेशानी से बोली। हम शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे। आयत ने हतमी फैसला किया, जबकि परीशा ने नफ़ी की थी। ये जुल्म है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसने सख्ती से कहा, जबकि आयत फिर से रोने लगी थी। और अचानक दरवाज़ा बजा। दोनों ने घबरा कर दरवाजे को देखा। हेलो लेडीज़। सलार ने सर अंदर डाला और आयत को रोता देखकर उसके माथे पर बल से डले थे। क्या हुआ है? फिर से उस खोते ने कुछ कहा? वो संजीदगी से अंदर आया। नहीं तो बस ऐसे ही बाबा की याद आ रही थी। आयत ने आंसू साफ किए। अगर उसने कुछ कहा तो बताओ मुझे। सलार के चेहरे की संजीदगी से दोनों को और भी डर लगने लगा, जबकि वो पहचानना चाह रही थी क्या वो उनकी बातें सुन चुका है, मगर उसके चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको सच। परीशा जल्दी से बैठी। आयत ने उसका हाथ सख्ती से जकड़ा था। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? कहीं गड़ कर मर जाएगी वो, अगर घर के मर्दों को यही इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है, जबकि सिर्फ निकाह हुआ है उसका। हाँ बताओ। सलार मुतवज्जो हुआ। बड़े भाई की शादी फाइनल हो रही है। अब देखें भैया, हमारे घर में पहली शादी है तो क्या हम इसी घर में शादी करेंगे? तो तुमने खला में जाकर अपने बड़े भैया को दुल्हा बनाना है? सलार उस बकवास पर बदमजा हुआ था। ओफो भैया, मैं कह रही हूँ गाँव चलते हैं नानी के पास, वहीं शादी करेंगे बड़े भैया की। डेस्टिनेशन वेडिंग?
परीशा एक्साइटेड थी। सलार ने उसकी शक्ल देखी। वहाँ पर एमन भी होगी, सलार ने उसे याद दिलाया। तो फिर शादी तो किसी और से हो रही ना, परीशा ने सिर झटका। क्या तुम जाना चाहती हो गाँव? सलार ने आयत की तरफ देखा। जब से वो आया था वो चुप चुप ही रहती थी, ज़्यादातर कमरे में या फिर रोती हुई पाई जाती थी। जी, उससे मद्दम मुस्कान के साथ कहा तो सलार सर्द सांस खींच कर उठा था। ओके लेडीज़, मगर शर्त है, और वो ये है कि दोनों बहनें उठो और ज़बरदस्त सा खाना बनाओ। उसने इन दोनों को काम पर लगाया। आए तो फ़ौरन मान गई, जबकि परीशा की जान सी निकल गई थी। शर्म करो, तुमने अगले घर नहीं जाना? सलार पीछे से उसके मुंह बनाने पर बोला था। मेरे अगले घर में मुलाजिम होंगे बहुत सारे। परीशा भी कम नहीं थी। वो दोनों किचन में चली गई, जबकि अफान पर बस चुटती एक निगाह डाली। सलार की भी उस पर निगाह गई थी। मगर मेरे घर तो नौकर नहीं, अफान ने जैसे कहा। सलार बुरी तरह हंस दिया था। तो इंतजामात कर लो, काफ़ी नकचिड़ी है, उसने कान में कहा। अफान ने सिर सांस खींची थी। मुझे खबर मिली है बड़े भैया की शादी की। अफान ने हैरानगी से सलार को देखा। मुझे भी अभी पता चला, उसे शान ने उचकाई। और वो अचानक दोनों मुतवज्जा हुए चीखों की आवाज़ों पर। ये आवाज़? दोनों ने लॉन की तरफ दौड़ लगाई थी और पिछली तरफ आ गए जहाँ अदील का पोर्शन था। वो चीखों की आवाज़ें जिमल की थीं। अदील टेरेस पर खड़ा था, जबकि छलांग लगाने के लिए बेताब था। अफशीन चाची इस वक्त घर नहीं थी, तभी वो आ नहीं सकी थी। सलार ने जिमल को रोते हुए देखा। मद्दम नरम लहजे में वो एक ही बात कह रही थी। अदील, मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ नीचे आ जाएं। सलार ने कब्रू उठाई थी, जबकि अफान तो इस लड़की को देखकर हैरान रह गया था। उसने सलार की शक्ल देखी जो संजीदा था। जिमल को भी अपने पीछे एहसास हुआ। वो दौड़कर उन तक आई थी। वो छलांग लगा देंगे, प्लीज़ उन्हें नीचे उतारें। जिमल ने सलार की जानब देखा। अच्छा है, जान छूटेगी तुम्हारी, बैठ जाओ, शो एंजॉय करो। सलार ने शाने उचकाए तो अफान ने उसकी कमर पर मुक्का मारा और जिमल की आंखें हैरत से खुली थी। वो फिर से अदील को पुकारने लगी, मगर अदील छलांग लगाने के लिए बेताब था। ओए पागल, ऊपर क्यों चढ़ा है? सलार ने गुस्से से पूछा। तुम जाओ, क्यों आए हो? ये मुझसे प्यार नहीं करती। मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। अपनी शक्ल देख, वो तुमसे क्यों प्यार करेगी? चल, दिल पर ना ले मेरे भाई, नीचे आ जा। सलार, बकवास बंद करो। अफशीन माँ में तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे अगर उन्होंने ये फजूलियात सुन ली तो। हाँ, डरता नहीं हूँ किसी से मैं। सलार ने सर झटका। मैं कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा, कूद के मरे जान छूटे लोगों की। उसने जिमल को देखा जो बिला वजह उसके नज़दीक रो रही थी। कोई तुमसे बड़ा ढीठ पैदा नहीं हुआ, अफान ने गुस्से से कहा और खुद जल्दी से अंदर दाखिल हुआ ताकि टेरिस में जा सके। जबकि सलार ने सिमल की जानब देखा जो अदील को देख रही थी। उसे आज अपना चेहरा नहीं छुपाया था और उसके चेहरे पर चोटों के निशान बड़े वाजिया थे। जब जब वो ये मंजिर देखता उसका खून सा खौल जाता था। वो 2 कदम आगे होकर जिमल के साथ आ खड़ा हुआ था और उसने जिमल के नाजुक शाने पर हाथ फैला लिया। जिमल चौंक कर उसको देखने लगी, जबकि अदील इन दोनों को देखकर आगे बढ़ने लगा। सलार के मुंह पर मुस्कुराहट थी। अदील, रुक जाओ, पीछे से अफान चीखा। जिमल खुद को बचाने के लिए अपना आप छुड़वाने लगी। वह पागल, जानते ही किससे प्यार करती है? सलार इस पर क्या करने जा रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। छोड़ें प्लीज़, क्या कर रहे हैं आप? जिमल उसकी सख्त गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश में हल्कान होने लगी, जबकि अदील अफान के रोकने के बावजूद यह मंजर देखकर आगे बढ़ने लगा। अदील, अफान चिल्लाया, जबकि सलार ने भी एकदम जिमल को छोड़ा। उसका बिलावजा का मजाक महंगा पड़ने वाला था। अदील, पीछे हटो, सिलार चिल्लाया। ये तुझसे प्यार करती है। अदील ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए, जबकि वो बेहद नज़दीक था कि किसी भी वक्त उसका पाँव फिसले और वह 2 मंजिलों से नीचे आ पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पीछे हटो। सलार संजीदा हो गया। अदील, प्लीज़ पीछे हट जाए। जिमल रोने लगी। तुम तो चुप करो, सलार उस पर चिल्लाया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में इसके लिए खौफ सा समा गया था। क्या धरना ये? वो सिर छुआ। अफान, पकड़ो इसे, सलार चिल्लाया और अफान इससे पहले अदील का हाथ पकड़ता अदील को वहीं दौरे पड़ने लगे, जिसकी वजह से उसका बैलेंस ख़राब हुआ और वो नीचे आ पड़ा। ये सब लम्हों में हुआ था। जिमल की चीख निकली और उसके नज़दीक दौड़ी। सलार भी अदील के नज़दीक आया, जबकि अफान नीचे भागा था। अदील, सलार ने उसे बाजू में उठा लिया। सांसें चल रही थी, मगर सर से खून नहीं निकल रहा था, जो खतरे की बात थी। वो दोनों बिना कुछ देखे वहाँ से उसको लेकर भागे थे। जिमल मुँह पर हाथ रखे ये मंजिर देखने लगी। इन दोनों को भागता देख मदीहा ने देख लिया था। वो भी पहली बार वहाँ आई थी इस पोर्शन में, और बेपनाह हसीन नाजुक सी लड़की को देखकर चंद पल के लिए हैरान हुई और फिर उसे रोता देख वो उसके नज़दीक आई थी। बेटा, मेरे साथ आओ, क्या हुआ है दिल को? मदीहा ने सवाल किया। छत से छलांग लगा दी। वो मर तो नहीं जाएंगे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तंजीला, पानी लाओ ज़रा, मदीहा बोलनी थी। तो आयत और परीशा भी बाहर निकलें। अमल भी अभी सोकर उठी थी। सब जिमल को हैरत और इश्तियाक से देख रहे थे।
यार तुम उस पागल के लिए रो रही हो जिसे अपना भी नहीं पता, परीशा बोली तो जिमल को एहसास हुआ ये सालार की ही बहन होगी जिसे बोलने की भी तमीज़ नहीं। जिमल ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि तंजीला ने उसको सख्त घूरा तो वो जुबान दांतों में दबा गई थी। दूसरी तरफ अफशीन भी आ गई थी। वो दौड़ती जिमल तक आई और बिना लिहाज के उसका मुंह थप्पड़ों से सजा दिया था। कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तूने उसके साथ? मारना चाहती थी ना उसको तू? उसके बाल खींचते हुए बोली। सब हैरान थे। जल्दी से आगे बढ़कर अफशीन को उससे दूर किया। जिमल बेआवाज़ रोने लगी। हट जाए भाभी, इसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? सिकंदर, उन्होंने फ़ोन घुमाया। सिकंदर, कामरान हॉस्पिटल है, फ़ौरन पहुँचे आप, वो चीखी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, वो वार्न करते बाहर भागी थी। सब हॉस्पिटल जमा हो गए थे। सब मर्द हसरात अफशीन ने एक उदम मचाया हुआ था, जबकि सलार और अफान सबको सब कुछ बताकर खामोश खड़े थे। तुमने कोई बकवास की थी? कबीर ने सलार को घूरा। नहीं, उसने निगाह चुराई थी। सलार, कबीर ने उसका हाथ जकड़ा और अफान को इशारा करके बाहर ले आया था। इन तीनों के पीछे आरिस भी आ गया था। भैया आपका तो कोई अमल दखल नहीं, आरिस ने सबसे पहले सवाल किया था। यार मैं क्या करूँगा जो मुझे मशकूक समझ रहे हो? सलार चिढ़ा। हम जानते हैं तुम्हें जितनी चिढ़े उससे, कबीर ने सख्ती से कहा। मुझे उससे नहीं, उसके पागलपन से है। जब वो पागल है तो पागल खाने पहुँचाओ एक लड़की को, वो भी पूरी अकल शऊर रखने वाली को उसके साथ बांधना ज़रूरी है? मेरा मसला बस ये है, सलार ने कहा। तुम वहीं थे अफान, मुझे बताओ क्या हुआ था? कबीर ने अफान से पूछा। सलार ने अफान को घूरा, मगर अफान सब बता गया था। सलार तुम्हें शर्म आती है? कबीर भड़का। मैंने नहीं कहा था, मैं तो बस बता रहा था, वो मिनमिनाया। बकवास बंद करो, बच्चे तो से चिढ़ा रहे थे। मैंने नहीं कहा था कूद जाओ। सलार भी भड़का था। दुआ करो वो जिंदा बच जाए। सिर से खून ना निकलने की वजह से डॉक्टर खतरे का शुबा दे रहे हैं। अगर मारना होता तो यहाँ ना लाता। जो भी होगा वो सब उसके पागलपन की वजह से होगा, मेरा मसला नहीं। और वैसे भी डॉक्टर ने बताया उसको दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वो गिरा। सलार ने आंखें निकाल कर सच बताया और वहाँ से चला गया, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। और सब दोबारा कॉरिडोर में जमा हो गए। कुछ घंटे मजीद इंतजार के बाद डॉक्टर्स बाहर निकले और अदील की मौत की खबर ने जैसे इन सबको हिला कर रख दिया था। अफशीन की चीखों ने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था, जबकि सारे भाइयों ने सिकंदर को दिलासा दिया। सलार चंद पल वहाँ रुका और फिर वहाँ से चला गया था, जबकि बाकी सब सिकंदर और अफशीन के गम में मुब्तला थे। अदील का जनाजा उठा तो अफशीन ने सब औरतों के सामने जिमल को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इससे मारा है मेरे बेटे को, ये है मेरे बेटे की कातिल। मदीहा, तंजीला और सोफिया ने उसको बहुत रोकना चाहा, मगर वो तो किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी, जबकि परीशा ने जिमल को पीछे खींच लिया था। और आयत और परीशा जिमल वो अपने साथ ले गई थी। होश करो अफशीन, मदीहा ने गुस्से से कहा। सारी औरतों के सामने तमाशा बन गया था। इसको निकालें भाभी यहाँ से, वो चिल्लाई। ठीक है निकाल देंगे, तुम होश के नाखून लो कुछ, तंजीला ने कहा और अफशीन अपना हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में चली गई। सबने रिमशा को भी दिलासा दिया था, जबकि ऊपर जमल जो मुसलसल रो रही थी, परीशा ने उसके चेहरे पर पड़े निशानों पर दवाई लगानी चाहिए। प्लीज़ अब मत करें, वो ठीक कह रही हैं, मैं पिटने की हकदार हूँ, मैंने ही लापरवाही की थी, वो बोली और रोने लगी, जबकि परीशा ने सर थाम लिया था। बस करो अब बेवकूफ़ लड़की, वो गुस्से से बोली। आयत ने हैरानगी से उसको देखा। एक पागल के लिए रोई जा रही है। परीशा बोली तो जिमल को उसमें उस शख्स की झलक दिखाई थी जो हकीकत में बेपनाह हसीन था, मगर न जाने उल्टी सीधी हरकत क्यों करता था। अदील की वफ़ात को 2 दिन गुजर गए, मगर घर का हंगामा ख़त्म नहीं हो रहा था। अफशीन जिमल को एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब आज सुबह उसने फिर उसे नाश्ते पर देखा, जबकि वो परीशा और आयत के साथ ही थी, मगर फिर भी उसका खून खौल गया था। मेरे बेटे के कातिल के साथ बैठकर खाना खा रही हो तुम दोनों? मेरी तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं। आयत और परीशा पर वो एकदम चढ़ दौड़ी, जिन्होंने जिमल की वजह से लेट नाश्ते का प्रोग्राम बनाया था। आयत ने तो एकदम हाथ खींच लिया था कि वह अफशीन के तेवर देखकर ही डर गई थी, जबकि परीशा ने उससे से उनकी तरफ देखा था। बस करें चच्ची, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जब खाने बैठती है आप आ जाती हैं, परीशा बोली तो अफशीन ने उसे हैरत से देखा था। तुम इसके लिए मुझसे बदलगामी कर रही हो? इसके लिए? अचानक ही खामोश बैठी सिमल को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, जबकि वो तो हैरानकुन लड़की थी, एक लफ्ज़ भी मुँह से अदा नहीं करती थी। अफशीन ये क्या हरकत है? भाभी इसको बाहर निकालें, आप लोग को समझ क्यों नहीं आ रही? मैं इसको यहाँ देखना ही नहीं चाहती, अफशीन चिल्लाई, जबकि सब खामोश से रह गए थे। सिमल ने लुकमा यूं ही छोड़ा और उठी थी। कहीं नहीं जाओगी तुम, परीशा ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। तंजीला अपनी बेटी को लगाम दो, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा गलत हो जाए। ये जाहल भूखे फ़कीर लोगों की हमायत करना बंद कर दे। इस लड़की का ताल्लुक मेरे बेटे से था, उसे तो इसने मार दिया। अब क्या समझ रही है कि सबकी हमदर्दियाँ इकट्ठी करके यहाँ से पैसे बटोरेगी तो मैं इसके अज़ाइम समेत इसे भी आग लगा दूंगी, वो गुस्से से चिल्लाई। तंजीला ने परीशा को घूरा, जो कि माँ की सरकत पर और भी तप गई थी। निकलो इस घर से, अफशीन फिर से जिमल को धक्का मारकर बोली थी, जिसके वजूद में हिम्मत जैसे ना होने के बराबर थी। इस घर में सुकून मिले या नहीं, अचानक इन सबको
इस घर में सुकून मिलेगा या नहीं? अचानक इन सबको पीछे से किसी के धाड़ने की आवाज़ आई थी और सीढ़ियों में नाइट ड्रेस में बेतरतीब सा वो मुंदी मुंदी आंखों से और उलझे बिखरे बालों और बेपनाह लापरवाह वजाहत से वो इन सबको देख रहा था, जबकि नींद के बर्बाद होने पर वो ढाड़ा था। सबने उसको देखा। जिमल ने भी एक पल को मुड़कर देखा था और उसकी सुर्ख नज़रें देखते ही सलार की मुंदी मुंदी आंखें पूरी खुल गई थी। अफशीन ने उसे नोटिस नहीं लिया। चल निकल यहाँ से, अब यहाँ खड़ी होकर इसकी भी हमायत वसूल करेगी? अफशीन निचले लहजे में जिमल के कान में गुराई। वो चाहती नहीं थी कि सालार इस मामले में इंटरफेयर करे। जिमल छोटे छोटे कदम उठाती वहाँ से जाने लगे कि सालार ने आधी सीढ़ियों से ही जंप लगा दी थी। कहाँ जा रही हो तुम? वो पीछे से बोला, मगर जिमल नहीं रुकी, जबकि अफशीन ने मुस्कुराकर तंजिया सालार की जानब देखा था और गोया उसको आगे लग गई थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले से बदले हाजी से उनके साथ पेश आता था या फिर वो इस तरह उसके साथ रवैया रखती थी, बल्कि अदील की ज़िंदगी में जिमल के आने के बाद से इस तरह हो रहा था। सालार गुस्से से जिमल तक पहुंचता कि मदीहा ने सालार का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, मत जाओ, अफशीन मज़ीद खफा होगी और अच्छा है वो बच्ची अपने माँ बाप के पास चली जाए, मदीहा मध्यम आवाज़ में बोली। जिमल वहाँ से निकल चुकी थी, जबकि सालार हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगा था। सिर्फ चच्ची की फजूल की ज़िद की वजह से आप लोग इस लड़की को घर से निकाल रहे हैं? वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोला था। सालार उसे आज़ाद रहना चाहिए, अफशीन उसे यहाँ सुकून से नहीं रहने देगी, मदीहा बोली, जबकि वो खामोश हो गया। वो सीधी चलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो सब वहाँ से खड़े उसे उस घर से जाते हुए देखते रहे। कुछ खाने तो देती चच्ची आप उसे। परीशे को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बीच में ही बोली, बस चिपकी रहो, यहाँ खाना पीना हराम हो गया और अपने बेटे की मौत पर स्टाइन को खिलाती फिरूं। अफशीन ने फ़ौरन झाड़ दिया था। सलार के वजूद में और भी बेचैनी सी भर गई थी। मदीहा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहती थी वो अफशीन से बदतमीज़ी करे, जबकि सलार को देखकर अफशीन के लबों पर मुस्कान आई और उसके बाद वो वहाँ से अपने रूम में चली गई, जबकि जिमल वहाँ से जा चुकी थी। मदीहा ने सलार का हाथ छोड़ दिया। जाओ चेंज कर लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं खाना, भूख नहीं है, उखड़े लहजे में कहता वो वापस पलट गया था। सलार, मदीहा को अजीब सा खदशा हो रहा था, तभी उसने उसको रोका। सलार रुक गया मगर मुड़ा नहीं। मैं ये वादा समझो कि तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे। मदीहा का संजीदा चेहरा एकदम पलट कर उसने देखा था और चंद लम्हे माँ को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ऊपर चला गया, जबकि मदीहा के दिल में डर सा बैठ गया था। हफ्ता गुजर गया था मगर दोबारा वो लोग नहीं आए थे। अपने ही घर वालों के सामने बेइज्जत होकर रह गई थी। वो नहीं जानती थी कबीर मुर्तज़ा कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, दिखता कैसा है। बस इतना जानती थी वो बहुत अमीर है और जिस शख्स ने उसकी मोहब्बत की तस्लील कर दी उसे कहीं ज़्यादा ऊंचा स्टेटस रखता है। मगर इन लोगों को दोबारा ना आना उसको मजाक बना गया था। अब्बू कुछ बोलते नहीं थे, जबकि अम्मी के तानों ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ फुप्पू भी भाई से मिलने के लिए उस पर सारी बात डाल गई थी और उनका बेटा भी अपनी हरकत छुपा गया था। गोया वो अपनों में ही तंग होकर रह गई थी। अजीब मजाक सा बन गया था। वो कमज़ोर नहीं थी मगर कमज़ोर हो रही थी। रात की तारीखी में गीली छत पर बैठी वो इसी मुतल्लक सोच रही थी कि पीछे आहट का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा जैसे बरसों बाद उसको देखा था। वो चंद पल देखती रह गई। उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। नैन ने फ़ौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। क्या हुआ? वो लोग आए नहीं? मुझे लगता है नकली जारी लोग थे, तुम्हें चूना लगा गए। वो कहका लगाकर हंसा, जबकि नैन के गले में आंसुओं का फंदा लग गया था, मगर वो कुछ भी नहीं बोली, ना ही अपने उमड़ने वाले आंसू से दिखाए थे। बिला वजह तुम मेरा मुकाबला करने चल निकली हो नैन। उससे आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि नैन ने फ़ौरन हाथ झटक दिया। दूर हो मुझसे, ना चाहते हुए भी गालों पर आंसू लुढ़क गए थे। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। वो फिर हंसने लगा। तुम लड़कियों का भी अजीब है, जिद पर आकर मुकाबला करने चल पड़ती हो, मर्द से फिर मुंह की खाकर रोने लगती हो। उससे सर झटका। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली थी। मेरा एक जानने वाला तुम्हारे साथ सूट करेगा। मुझ जितना अमीर तो नहीं है मगर तुम लोगों से बहुत बेहतर है। कहो तो बात चलाऊं उधर? वो कमीनगी से बोला। नैन को लगा वो भी ज़मीन में धंस जाएगी। आंसू से लबरेज आंखों से उसको देखने लगी। ये वही लब थे जो उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे। ये वही चेहरा था जिसकी मुस्कुराहट में उसको देखकर दोगुना इजाफा हो जाता था और पैसे ने हर चेहरे पर नकाब सा उतार दिया था। क्या वो किसी पर यकीन करने के काबिल रही थी? बेबसी से वो सिसक से गई थी, जबकि मुकाबल का चेहरा मुस्कान छुपा ना सका था। रो मत, जिस तेज़ी से तुम रिश्तों को हाँ कर रही हो जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, मगर अफसोस वाकई तुम्हें तुम्हारे म्यार जितना शख्स ही मिलेगा। उसको रोता देख वो बोला था। चले जाओ यहाँ से। नैन ने हिम्मत करके आंसू साफ किए। अरे चला जाता हूँ, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए चेहरे पर फतह लिए बोला था। अगर उसकी वो नौकरी ना लगती जो चंद माह पहले लगी, जिससे वो खुद को बहुत कुछ समझने लगा था, तो वो भी तो उसके जितनी ही हैसियत रखता था। उसका बस नहीं चला चीखे मार मार कर रोए। इतना रोए कि अपने दिल से इस जलील इंसान की एक एक बात निकाल दे। गुड इवनिंग सर। पीए की कॉल रिसीव करके उसने स्पीकर पर डाल दी, जबकि खुद तैयार होने लगा था। इवनिंग, संजीदगी से बोला। सर आपने जिस लड़की का कहा था वो लड़की इद्दी फाउंडेशन में रह रही है 3 दिन से।
पीए के अल्फाज से उसे एहतजाब की मानदी लगे थे। उससे टाई जो बांधी थी खोलकर एक तरफ फेंक दी थी। उस लड़की को वहाँ से उठाओ और मेरे फ्लैट में पहुँचाओ, शीशे में अपने ही अक्स को घूरते हुए वो बोला था। जी जैसा आप चाहें, पीए ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जबकि सलार तैयार होकर नीचे आया। आज एक डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग थी, तभी वो शाम में घर से निकलने के लिए अपने पोर्शन से उतरा था। जैन के कमरे की तरफ निगाह गई तो माथे पर कई बल से पड़े। वो समझ नहीं पा रहा था उसे एक लड़की का गम उसका भाई क्यों बना रहा था। बहरहाल उससे बाद में बात करने का सोचकर वो हॉल में आ गया था। आरिस और कबीर अभी अभी आए थे, जबकि मुर्तज़ा, शहाब, सिकंदर और वजाहत भी वहाँ मौजूद थे। कहाँ जा रहे हो? वो जानता था मुर्तज़ा साहिब सवाल ज़रूर करेंगे। डायरेक्टर से मीटिंग है, उससे संजीदगी से जवाब दिया। ये मरासियों वाला शौक किस दिन पूरा होगा तुम्हारा? वो ज़रा सख्ती से बोले। सलार ने कबीर की तरफ देखा जैसे ज़बत की इंतहा पर हो, गोया वो अभी उठक पटक कर देगा। बाबा क्या हो गया? उसका प्रोफेशन है। कबीर ने उसकी शक्ल देखकर फ़ौरन लुकवा दिया। हाँ तो समझाओ इसे, बिजनेस में आई, ये क्या सोच रहे हैं? इसके रिश्तों को जाएंगे तो क्या बताएंगे कि बेटा नाचता गाता है? वो बोले जबकि आरिस ने अपनी हंसी दबाई। सलार का चेहरा सुर्ख था जैसे अभी वो फट पड़ेगा, मगर अपनी आदत के बरखिलाफ वो यूं ही खड़ा रहा। कबीर ने गहरा सांस भरा था। मेरे रिश्ते के लिए आपको हलकान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे जो पसंद आएगी मैं शादी कर लूँगा, उसने सर्द महरी से कहा। और सबको हुनक छोड़कर वो मजबूत कदम उठाता वहाँ से चला गया था, जबकि पीछे सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे। कबीर भी अपनी जगह से उठ गया, जबकि आरिस ने अपनी खिंचाई से पहले जाना मुनासिब समझा था। उस दिन के बाद बाबा तो उससे बात कर ही नहीं रहे थे और कबीर भी सिर्फ काम की हद तक। डायरेक्टर से मीटिंग करके ना जाने कि उसका ड्रिंक का मूड हो गया और वो अपने फ्लैट में आ गया, जबकि वो ये भूल गया था कि जिस बात में आकर वो पीए को क्या कह चुका है। बाबा की बातों पर खून ही खौल रहा था। जदीद तर्ज का बना ये फ्लैट बेहद खूबसूरत था। तकरीबन पूरा घर ही कांच का था, गोया रूम्स दो थे और दोनों ही ट्रांसपेरेंट से लगते थे। शीशे की दीवारों की वजह से अंदर का बाहर वालों को सब नजर आता था। जबकि किचन तो ओपन ही था और वो लाउंज में बैठा अभी बोतल खोल ही रहा था कि क्लिक की आवाज़ से फ्लैट का दरवाज़ा खुला और पीए एक लड़की को अंदर ज़बरदस्ती घसीट लाया था। सलार खामोशी से ये मंजर देख रहा था। ना वो हैरान हुआ और ना ही परेशान। उसने ग्लास में ड्रिंक डाली और इस लड़की को देखने लगा जिसकी आंखों पर पट्टी थी और वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। गुड इवनिंग सर, पीए ने सलार को देखकर कहा, जिसने सर हिलाया। जाओ तुम, उसने बस इतना ही कहा। जिमल आवाज़ पर चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगी, जबकि आंखों पर स्याह पट्टी थी। सलार उसकी पहचान पर मुस्कुरा दिया और उठ खड़ा हुआ। 8 कदम चलकर वो उसके मुकाबिल आ गया था और नरमी से उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी। जिमल इस खूबरू मर्द को अपने सामने देख रही थी जिसके हाथ में शराब का गिलास था और वह चेहरे पर मद्दम मुस्कान लिए खड़ा था। अचानक उसके वजूद में खौफ के साथ साथ नफरत सी दौड़ गई थी और फिर वो हुआ जो होना तो नहीं चाहिए था, मगर बेख्तियारी में जिमल से ही अमल हो गया। उसका हाथ उठा और सलार के गाल पर खींच कर थप्पड़ लगा था। सलार इफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और ना ही वो कुछ ऐसा सोच रहा था। वो जिमल को एक दब्बू सी लड़की समझ रहा था जिसको लेकर उसके दिल में कोई ख़ास किस्म के जज्बात नहीं थे। हाँ, मगर उसे अपने घर वालों का रवैया उसके साथ समझ नहीं आया था। और फिर उसका अपने घर जाने की बजाय इद्दी फाउंडेशन चले जाना सलार को काफ़ी गुस्से में मुब्तला कर गया था और उसका इरादा भी इस हद तक था कि इस लड़की को इस फ्लैट में रहने की इजाज़त देगा। मगर खेल सारा पलट गया था। दूसरी तरफ जिमल इस तरह हाथ उठाने और उसके फ्लैट में यूँ लाने दूसरी तरफ जिमल इस तरह उठाने और इसके फ्लैट में यूँ लाने और फिर उसके हाथ में शराब का ग्लास और अकेले घर में उसके साथ तन्हाई देकर सारे मतलब अखज़ करती गई, जिसकी वजह से उसका हाथ उठा था। आपका भाई भले पागल ही था, मगर उसकी बेवा हूँ मैं, इद्दत भी ख़त्म नहीं हुई मेरी अभी, और आपने इतनी नीच हरकत की। यहाँ मुझे उठवा कर लाने का क्या मकसद था आपका? अब क्या समझ रहे हैं? अगर मेरे वाली वारिस नहीं कोई तो आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे? लानत भेजती हूँ आप पर और आपकी सोच पर मैं। जिमल गुस्से से तिलमिला उठी, जबकि सलार के हाथ की गिरफ्त शराब के गिलास पर इतनी सख्त होती चली गई कि इस खामोश फ्लैट में छन्नाके की आवाज़ के साथ गिलास उसके हाथ में ही फट गया, जिसके एवज़ कांच का बड़ा टुकड़ा उसकी हथेली में घुस गया था। जिमल ये मंजर देखकर एकदम चिल्ला उठी थी। सलार ने सुर्ख नज़रों से उसकी जानब देखा। हाथ में क्या हुआ था वो अपने अंधे गुस्से में बिल्कुल नहीं देख सका। उसने जिमल की तरफ से नज़रों से देखा। जिमल अपनी गज़श्ता हिम्मत पर काम से गई थी। थप्पड़ क्यों मारा तुमने? सर्द ठंडे बेलचक बेरहम लहजे में उसने सवाल किया था। आपका हाथ? जिमल की आंखों में आंसू आ गए, जबकि सलार ने उसके पास से अपना हाथ दूर कर लिया और हथेली में कांच देखकर उसने एक झटके से कांच को हथेली से निकाला और दूर फेंक कर उसी खून आलूद हाथ से उसने जिमल का चेहरा जकड़ लिया था। तेज़ी से खून हाथ से बहता जिमल के चेहरे पर लग रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, थप्पड़ क्यों मारा? वो धाड़ा। कोया थप्पड़ तो ज़ोर से नहीं लगा था, मगर उसकी अना के बुलंद मेयार पर बड़ी ज़ोर से लगा था। मुझे बकवास बंद करो, सिर्फ इतना बताओ जितना पूछा है। तुमने थप्पड़ कैसे मारा मुझे? उसे घसीट कर दीवार से चिपका चुका था। जिमल कांप सी गई थी, समझ नहीं आया क्या जवाब दे।
सलार ने उसको सख्ती से जकड़ा था कि जिमल के आंसू बहने लगे। वो इन आंसुओं को देखकर गुस्से से दूर हटा और ज़ोर से मुक्का दीवार में दे मारा। सारी बातों ने इकट्ठे होकर उसके अंदर जैसे आग सी जला दी थी। जिमल एक बार फिर से काँप गई। वह हैरान नज़रों से उसके अमल को देख रही थी, जो जैसे बेचैन हो गया था, बार बार उसी हाथ पर हिट कर रहा था। जिमल की हैरान नज़रें उस पर थीं। गालों में चुभी उसकी उंगलियों का दुख नहीं था, दर्द नहीं था। अफशीन और अदील से वो इतना पिटी थी कि अब उसे तकलीफ नहीं होती थी, मगर सामने वाले की अना पर एक थप्पड़ कितने ज़ोर से लगा था कि वो पागल सा हो रहा था। निकलो यहाँ से। अचानक उसे जिमल की तरफ देखा। जिमल जो बहुत गौर से उसको देख रही थी वो खलास ही गई थी। मैंने कहा है दफ़ा हो जाओ। वो फिर से धाड़ा। आपका हाथ। जिमल रोने लगी, जबकि सलार का दिमाग उसके रोने से और भी ख़राब हो गया था। इससे पहले वो उठता जिमल डरकर दरवाजे की जानिब भागी थी। सलार उसे नज़रों से ही मार देना चाहता था। उसने दरवाज़ा खोला। बार बार उसके हाथ से बहते खून पर निगाह जा रही थी, और जब उसके तासुरात में कमी नहीं आई तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। बाहर वही आदमी खड़ा था जो उसे यहाँ लाया था। उसने गुस्से से और नफरत से उसकी तरफ देखा था। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? पीए उसके पीछे पीछे आया। तुमसे मतलब? जिमल तड़क कर बोली। आप नहीं जा सकती। पीए ने नफ़ी की थी। तुम्हारे सर ने मुझे दफ़ा होने का कहा है। जिमल को रोना भी आ रहा था, साथ ही साथ गुस्सा भी। समझ नहीं आ रहा था एक ऐसी ज़िंदगी है जो हर कुछ दिनों बाद एक इम्तिहान लेने खड़ी हो जाती है। मैडम, जब तक सर मुझे ऑर्डर नहीं देंगे आप कहीं नहीं जा सकती। आप कुछ देर यहाँ वेट करें, अभी सर यहाँ से चले जाएंगे, और सर ने मुझे ही ऑर्डर दिया था कि आपको यहाँ ले आऊँ। आप इंदी फाउंडेशन में नहीं रहेंगी। पीए ने उसे तफसील से बताया था। तुम्हें या तुम्हारे सर को मेरे कहीं रहने या ना रहने से फ़र्क? उसकी ज़ुबान तो ला गई थी। पीए ने बहस की बजाय गन निकाल कर उसकी पेशानी पर रख दी। जिमल लरस सी गई थी। प्लीज़ मैडम, आप खामोश रहें। वो बस इतना बोला और इधर उधर देखने लगा। जिमल में अगला लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद धाड़ से दरवाज़ा खुला और वो इन दोनों के सामने बिगड़े तासुरात लिए वहाँ से गुजर कर चला गया था। पीए खून में लथपथ उसका हाथ देख कर बुखलाया था। मैडम, आप अंदर जाएँ। नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, जाने दो मुझे। सिमल ने मज़ाहमत की, मगर वो उसे अंदर ज़बरदस्ती धकेल कर और बाहर से लॉक करके सलार के पीछे दौड़ा था। 2 हफ्ते बाद की शादी की वजह से घर में समा ही अलग बन गया था। अफशीन ने सबसे बाइकआउट कर लिया था। कबीर बस मुस्कुराकर पलट गया और वो अपनी खुशी का इजहार उसी शख्स के सामने करना चाहता था जिसको वो पाने जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ सलार ने सब कुछ अरेंज करने की ठान ली थी, और आरिस भी इस बार उसके साथ था, क्योंकि बड़े भैया के लिए उसे नैन बहुत पसंद आई थी, और सबसे ज़्यादा नैन की तारीफें वही किए जा रहा था। जैन भी अपने गम से निकलकर अब इन सब के साथ मौजूद था। यार परीक्षा, ढोल की मन गवाओ सबसे पहले, अमल ने कहा था। लो जी, सारी चुड़ैलें शुरू हो जाएंगे गाना गाने, सिर्फ सलार भैया गाएंगे। जैन ने कहा तो अमल ने उसको नागवारी से इग्नोर कर दिया। अलबत्ता परीक्षा जान छोड़ देने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उठकर जैन के 2 मुक्के रख दिए थे। सलार और आरिस दिल खोल कर हंसे थे। यार ये बड़े भैया को भी पकड़ कर लाओ। जैन आरिस ने कहा, क्योंकि वो सब महफिल लगाए बैठे थे। सब खवातीन कपड़ों के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, जबकि बाबा हमेशा की तरह नाराज स्टडी में बंद थे और बाकी सब फंक्शंस की चीज़ें अरेंज कर रहे थे। ना भाई, कभी मुझे शूट ना कर दें। जैन ने फ़ौरन इनकार किया। यार जाओ, बुला कर लाओ। सलार ने उसको धक्का दिया तो जैन बुरा सा मुँह बनाता वहाँ से चला गया था और कबीर के रूम का दरवाज़ा बजाया। सब उसी को देख रहे थे जो बेहद डर रहा था। यही सलार का रूम होता तो वो अंदर कब का घुस चुका होता, मगर कबीर के रूम में एंट्री से पहले दस्तक ज़रूरी थी। यस कम इन। कबीर की आवाज़ पर जैन अंदर दाखिल हुआ था। हाँ बोलो। कबीर ने उसको देखा। वो बड़े भैया, सलार भैया कह रहे हैं आप भी बाहर आ जाएं। जैन ने मलबा सारा सलार पर डाला था। मेरा बूढ़ नहीं, जाओ और दरवाज़ा बंद कर देना, कबीर ने कहा। जैन तो फट से बाहर निकलने लगा और पीछे से सलार खुद ही उठकर आ गया था। उसके हाथ से किताब खींच ली थी। सलार, कबीर ने गुस्से से देखा। अपने दिल की गुदगुदी को गुस्से में मत छुपाओ यार, खुश हो तो खुशी जाहिर करो। हमने कौन सा तुम्हारी टांगें खींचनी है। वो आराम से बोला। शट अप, तुम्हारी वजह से ये सब बिगड़ रहे हैं, कबीर बोला। क्या वाकई? सलार ने खूब अदाकारी की और कबीर को घसीट कर बाहर ले आया था। तभी अफान भी खबर सुनकर पहुंच गया था और कबीर को बीच में खड़ा करके फिर सब लड़कों ने बंगड़ा डाला था उसके इर्द गिर्द, जबकि लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी थी। आरिस को पहली बार इतना खुश देख रही थी आयत। उसने सलार के पाँव में टांग अड़ाकर एक पाँव से भंगड़ा डालना शुरू कर दिया था, जबकि गाना सलार गा रहा था और बिलाशबा उसकी आवाज़ बेहद ज़बरदस्त थी। इसी में अफान और जैन भी शामिल हो गए, जबकि कबीर अपने उछे भाइयों की हरकतों पर मुस्कुराहट दबा गया था। सांस फूलने पर वो सब सोफे पर बैठ गए थे। पानी? सलार ने आयत की तरफ देखा और वो जी जी करती उठ गई थी। जैन सबसे बुरा तुमने डाला, परीशा ने कहा। मैं पैदाइशी भंगड़े डालने वाला हूँ क्या? जैन ने मुंह बनाया था, जबकि सलार लंबे सांस भरता उसके कमर पर मुक्का मार गया था। जवान, होश में आ गए हो? पानी का ग्लास भरते हुए वो बोला तो जैन मुस्कुरा दिया। लशौरी तौर पर अमल से निगाह मिली जो उसी की तरफ देख रही थी। आंखों में गुस्सा, नागवारी सब था। जैन ने निगाह फेर दी। मुझे भी दे दो, कुछ लगता हूँ मैं भी तुम्हारा। आयत ने अफान को जब पानी दिया तो आरिस चिढ़कर बोला था। आयत ने गिलास टेबल पर रख दिया।
आरिज इस बेइज्जती पर हैरान रह गया था सबके सामने, जबकि सलार और अफान के कहकों में जैन का कहका भी शामिल हो गया था। अलबत्ता कबीर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। जियो मेरी बहना, ऐसे ही छक्के मारती रहो, सलार ने दाद दी। जिस दिन विकेट उड़ गई ना, लग पता जाएगा, आरिज ने घूर कर जवाब दिया। ओ तीसमार खान, बकवास पेट में ही रख, उसके भाई बैठे हैं समझा, सलार ने घूर कर उसको देखा था। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आरिज ने साफ इनकार किया था। वैसे कबीर, ये आयत की शॉपिंग आरिज को करवानी चाहिए, राइट? सलार किसी के मामले में टांग अड़ाए बिना बाज आ सकता था। आयत ज़रा खफीफ सी हो गई थी। आरिज का पानी बाहर को निकल आया। जैनी को मनाने के लिए वो तो अपने सारे पैसे उसे भेज चुका था। अब तो उसके पास इतने ही थे कि वो अपने छोटे मोटे खर्चे कर लेता, कहाँ पूरी शादी की तैयारियां करवाना। लो, मैं क्यों करवाऊँ? आरिस ने नफ़ी की। तमीज़ से आरिस, कबीर ने कहा तो आरिस मुंह बनाने लगा था। कर ले, तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफ़र हुए, तुम्हारी बीवी को शॉपिंग तुम भी करवाओगे। कबीर ने फैसला सुनाया तो आरिस सलार को घूरने लगा, जो अपनी हंसी पानी के गिलास के पीछे दबा रहा था। आरिस का बस नहीं चला कच्चा चबा जाए। ये बड़े भाई भी किसी मुसीबत से कम नहीं होते, उसे आज महसूस हो रहा था। आगे समझ, कबीर ने अपनी बात पर जोर दिया। जी बड़े भैया, आरिस ने कहा और आयत को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लंबी से आंखें पलकें झुकी हुई थी। उसने इस खूबसूरत मुजस्मे से निगाह हटा ली थी। दिन ब दिन वो ऐसी होती जा रही थी कि आरिस उसके चेहरे से निगाह ही नहीं हटा पाता था। वो सब काफ़ी देर वहाँ बैठे बातें करते रहे, और जब रात ज़्यादा हो गई तो मुर्तज़ा साहिब को ही बाहर निकलकर सब पर बरसना पड़ा। तो सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में भाग उठे थे। अगली सुबह से ही काम शुरू हो गए थे। कबीर ने मुर्तज़ा साहिब को हर मुमकिन तरीके से मनाने की कोशिश की, और वो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मान ही गए थे, और फिलहाल कबीर के लिए इतना ही बहुत था। कबीर और आरिज ऑफिस चले गए, जबकि सैन कॉलेज जाने के लिए तैयारी था। तभी सलार नीचे आ गया। वो अपने नाइट ड्रेस में था। जब मुर्तज़ा चले जाते थे तभी वो नीचे इस तरह उतरता था। कहाँ जा रहे हो? सलार आराम से चेयर घसीट कर बैठा। दोबारा कॉलेज, जैन ने बताया। गोली मारो कॉलेज को, सलार ने मुँह बनाकर कहा। क्या वाकई? जैन एकदम खुश हुआ। ऑफ कोर्स मेरे भाई, गोली मार दो कॉलेज को, जब तक कबीर की शादी नहीं होती, वो बोला तो जैन ने गहरी सांस भरी थी। और बड़े भैया, जैन को उसी की फिक्र थी। उसे भी गोली मार दो, सलार ने हल्की आवाज़ में कहा, और दोनों हंस पड़े थे। लड़कियों, तुम भी कॉलेज को खैराबाद कह दो, आराम से शादी के बाद जाना। अमल और परीशे से भी कहा। सब भी खुश हो गए थे, जबकि मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया। कबीर से खुद निपटना फिर। वाई नॉट माई मॉम, फ़िलहाल कॉफ़ी का कप दें ताकि मैं होश में हूँ। आरिस ने मैसेज किया था, बाबा ने मेरे लिए लिस्ट रेडी कर दी है। वो मुंह बनाकर बोला तो मदीहा उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। लड़कियाँ अपने कपड़े डिसाइड करने लगीं। जैन, तुम ले जाना इनको, सलार ने कहा। मुझे नहीं जाना इसके साथ, अमल एकदम बोली। सब ने हैरत से उसको देखा था। क्यों बदतमीज़ी कर रही हो अमल? तंजीला ने घूरा। जैन अलबत्ता गुस्सा काबू कर रहा था। अभी लड़की ज़्यादा कर रही थी, जो उसने नहीं किया उसकी सज़ा देने की कोशिश कर रही थी। अमल वहाँ से चली गई, जबकि सलार ने जैन को देखा, जिसने शान ने उचका दिया और दोबारा नाश्ता करने लगा। गुड इवनिंग सर, पीए की कॉल उसने पिक की थी। गुड इवनिंग। वो घर से निकल ही रहा था और अभी वो फ़ोन करता उसकी खुद ही कॉल आ गई थी। अच्छा किया तुमने फ़ोन कर लिया, मुझे मार्केट जाना है, उसने कहा तो पीए ने अभी पहुंचने का कहा था। सलार ने 10 मिनट उसका वेट किया और वो पहुंच गया था। ड्राइविंग के दौरान उसने दोबारा उसे बुलाया था। हाँ बोलो, वो बोला। सर, आपने मैडम के बारे में कोई ऑर्डर नहीं दिए उस दिन के बाद? पीए बोला तो सलार ने उसकी तरफ देखा। वो दिन याद आ गया। हाथ की चोट अब भी हरी थी। कंफर्टेबल है? उसने बस इतना पूछा। यस सर, अब कुछ कंफर्टेबल हैं। शायद उन्हें यकीन हो गया कि आप नहीं आएंगी अब, उसने कहा तो सलार ने सर हिलाया था। गुड। ये इद्दत कब ख़त्म होती है, तुम्हें कुछ पता है? सलार ने मोबाइल एक तरफ रख कर पूछा था। सर, मेरे ख्याल से उनकी इद्दत कुछ दिनों तक ख़त्म हो जाएगी, पीए ने बताया। सलार ने उसकी जानब देखा तो उसे समझाने लगा कि 4 महीने 10 दिन का अरसा है और सब बातें। लगता है मॉल भी रहे हो तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट से पहले, सलार हंसा। नहीं सर, ये कॉमन बात है, पीए ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता थी। खैर, जिस दिन ख़त्म हो जाए उस दिन उसके बारे में बात करना। सर, एक सवाल करूं? पीए ने पूछा तो सलार, जो दोबारा मोबाइल उठा चुका था, मसरूफ़ से अंदाज में बोला। पूछो, उसने कहा। सर, आप इद्दत ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे? उसने कुछ झिझकते हुए पूछा। जायज़ तरीके से इज्जत लूटनी है उसकी, सलार ने आम से लहजे में कहा, जबकि वो एकदम गाड़ी रोक गया था। सर, वो हैरानगी से देखने लगा, जबकि सलार ने उसको घूर कर देखा था। साले, इतनी भी तमीज़ से ही मेरे मतलब ही समझ जाए। शादी करूँगा, लेकिन सर, भाई तुम्हें क्या मसला है? सर, आपको ही मैडम याद है। सर, आपको माही मैडम याद है क्या? पीए ने बताया तो सलार जैसे थम गया था। जब वो बैंकॉक में शूट के लिए गया था, माही तब उसके साथ काफ़ी सेट हो गई थी और सलार से शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि सलार ने भी हामी भर ली मगर अनाउंस नहीं किया था। खैर, वो तो उसकी मुंतज़िर थी। सलार ने गहरी सांस खींची। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं। और वो लड़के, उसे सिर्फ थप्पड़ की सज़ा सलार के रूप में मिलेगी। मगर सर, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ? कब से बोले जा रहे हो? सलार ने घूरा।
पीए खामोश हो गया। अब बोलो बे, उसने जानना चाहा। पीए ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सर आई थिंक वो मैडम ऑलरेडी मतलब काफ़ी कुछ सह चुकी हैं। वो बोला, लफ्ज़ों को संभालने की कोशिश की। यार तुम्हें मैं साइको लगता हूँ? बस मुझे लगता है वो शादी मटीरियल है। अब मुझसे मज़ीद सवाल मत करना। सर आपको वाकई दिलचस्पी नहीं उनमें? उसने आखिरी सवाल किया। नहीं, सलार ने साफ जवाब दिया और वो खामोश हो गया। वो तो समझा था कि सलार को मोहब्बत हो गई है जो उसने इस लड़की को उठवाकर अपने फ्लैट में रहने की जगह दी थी, मगर यहाँ तो कहानी ही अलग थी। उसे हैरत हुई कि ये शख्स काफ़ी अजीब है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसे आखिर करना क्या क्या है। बहरहाल माही तो इसके लिए सीरियस थी, ये बात वो बखूबी जानता था, जबकि जिसने सीरियस किया था वो भूला बैठा था। शादी की तैयारियों का जोश ही अलग था। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। घर में शॉपिंग मुसलसल जारी थी। मदीहा को तो किसी के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। नानी भी गांव से आ गई थी सबके साथ, जबकि ईमन भी आई थी। वो देखना चाहती थी जिसके लिए कबीर ने उसे ठकराया है वो कौन है। घर मेहमानों से भर गया। अफशीन अब भी ठीक नहीं हुई थी और सलार को तो उस दिन के बाद फुर्सत ही नहीं मिली थी सर को जाने की। मुर्तज़ा ने हर काम की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। जैन अपनी मस्ती में मगन था आने वाले वक्त से अनजान, जबकि आरिस को आयत के कपड़ों की फिक्र थी, क्योंकि कबीर उससे बार बार यही पूछ रहा था कि तुमने आयत को शॉपिंग करवा दी। आरिस ने कंपनी के अकाउंट से किसी को बताए बिना पैसे निकलवा लिए थे, क्योंकि शादी की वजह से किसी का ध्यान नहीं था उस तरफ। वो आयत के रूम में आया। आयत बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, हालांकि सब बाहर थे। फिर वो यहाँ क्यों थी? उसने रूम का डोर लॉक किया और अंदर आ गया था। उसे शायद एहसास नहीं हुआ था, तभी वो यूँ ही लेटी रही। आरिस को उसके गुलाबी लब और चेहरे का नीला हिस्सा नजर आ रहा था। आयत ने अचानक ही आंखों पर से हाथ उठाया तो उसको सामने पाया था। दोनों की निगाह एक दूसरे में उलझ कर रह गई थी। आयत ने निगाह फेर कर उठना चाहा, जबकि आरिस ने पैसे दूसरी तरफ बेड पर फेंक कर उसके सामने बैठ गया था। आयत का दिल बुरी तरह धड़का। क्यों आए हैं? वो पूछने लगी। यहाँ क्यों बंद हो? आरिस ने सवाल किया। उसकी आंखों के पर्दे फूले हुए थे। आरिस के सवाल पर आयत की आंखें तेज़ी से भीगी और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे थे। आरिस ने बेजारी से उसको देखा था। लास्ट में वही मुर्गे की एक टांग जो वो कभी करेगा नहीं, उसी का गम मनाया जा रहा था। मगर आयत ने आंसू साफ कर लिए उसके चेहरे पर बेजारी देखकर। मैं हैरान हूँ तुम्हारी ढिठाई पर। आरिस ने कब्रूज कर देखा। आयत को लगा उसका दम घुट जाएगा। इस शख्स की नफरत ख़त्म ही नहीं हो रही थी, दिन ब दिन अजीब हो रही थी। खुद ही उसके पास आता और खुद ही तंज करता। इस हालत में वो क्या कर सकती थी? मेरी उदासी और किसी भी गम का आरिस आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आयत ने कहा और चादर हटाकर उठने लगी थी। आरिस को हंसी आ गई। क्या वाकई तुम इस कमरे में बंद ये नहीं सोच रही कि नानी ने तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे वजूद से सब पहचान लिया? तो वो वही करने लगा जिसका खौफ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगर कोई पहचान भी गया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी यह बच्चा आपका है, फिक्र ना करें। आयत ने अज़ियत की इंतहा पर पहुँचते सुर्ख नज़रों से उसको देखा था। आरिस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तो किसका है ये बच्चा? वो संगीन लहजे में उसका बाजू जकड़ गया था। किसी का भी हो सकता है, मगर आरिस आपका नहीं है। आयत ने गुनाह किया है और उसे छुपाती फिर रही है। कोई भी पहचान ले, मुझे परवाह नहीं। वो अचानक उसे दूर धकेलती चिल्लाई, जबकि आरिस का हाथ उस पर उठा और उसका चेहरा सुर्ख कर गया था। मुझे और मेरे बच्चे को गाली दे रही हो? वो धाड़ा आपे से बाहर ही लगा। कोई सुन लेगा फिर क्या जवाब देंगे? वो सिसकने लगी। इतनी तकलीफ़ें ना दे मुझे कि इसके निशानात छुपाने मुश्किल हो जाएं। अब इस थप्पड़ के निशान को कैसे छुपाऊंगी? वो जैसे खुद अजियती का शिकार लगी। आरिस के दिल पर लगी थी आज उसकी पहली बार उसकी हरकतें। ये बच्चा मेरा है, जायज़ है, और मुझे परवाह नहीं है बात खुलती है या नहीं। अच्छी बात है, मुझे भी परवाह नहीं। मेकअप से थप्पड़ के निशान को छुपाते हुए वो बोली थी। ये सब क्या कर रही हो तुम? आरिस की बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसने उसके हाथ से सामान लेकर दूर उछाल दिया था। दफ़ा हो जाएं आप मेरे कमरे से, वरना बाहर निकलकर आपका इतना तमाशा लगाऊंगी कि यहाँ मौजूद सब लोग सोचेंगे कि क्या ये आए थे। वो भी बिना लिहाज के चिल्लाई थी। तुम्हारी इस चोंच पर कदम रखने मुझे आते हैं आयत? उसने उसका मुंह जकड़ कर कहा और उसको दूर धकेल कर बाहर निकल गया था। धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरता वो कई लोगों की नज़रों में आया था। वो बेहद हैंडसम था। हैंडसम तो मदीहा के चारों बेटे थे और ये बात तो सब भी कहते थे। वो मम्मा के कमरे में पहुंचा तो वहाँ भी मेहमान थे, नानी भी थी। देखो लड़के को कैसे सुर्ख चेहरा लिए मुंह उठाए फिर रहा है। नानी ने झिड़क दिया था। मम्मा कुछ देर बात कर सकता हूँ? आरिस ने ज़बत से बोला था। हाँ बोलो बेटे, मदीहा ने पूछा। अकेले में, वो कहकर बाहर निकल गया था। अरे देख लो मदीहा, हमसे भी पर्दादारी होने लग गई। नानी ने बुरा मनाया था। मदीहा शर्मिंदा सी बाहर निकल गई थी और आरिस के पास आई थी। रुखसी चाहिए मुझे आयत की, वो भी कर ली बड़े भैया की मेहंदी पर। वो बोला, जबड़े तने हुए थे, चेहरे पर पसीना सा था। क्या किया है तुमने आयत के साथ? मदीहा ने उसका शाना पकड़ा। उससे आयत की फिक्र होने लगी थी। मैं आपको फैसला सुना चुका हूँ, आरिस बोलकर वहाँ से निकल गया। मदीहा ने सर थाम लिया था। ये सब क्या हो रहा था? वो अंदर आई तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ मदीहा? फिर से नानी ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराई और सलार का नंबर डायल किया। बेटे ज़रा ऊपर आओ, उन्होंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया था।
थकावट से उसका बुरा हाल था। मूड अलग ख़राब था कि नींद पूरी नहीं हुई थी। न जाने किस नौयत के सुकून की तलाश थी। सुर्ख आँखों और सुर्ख नाक से जो ये पता दे रही थी कि वो बीमार पड़ गया। काम के बर्डन के बायस वो अंदर आया था। जी मम्मा, उसने बिना किसी को देखे पूछा तो एमन तो उसको देखती रह गई थी। कबीर तो शायद सोबर सा लगता था, मगर सलार क्या पर्सनैलिटी थी। वो वहीं रौनक नज़रों से देखती रही। बड़ी बड़ी आंखों में बला के नागवारी थी हर चीज़ के लिए। बेटा, नानी से सलाम नहीं किया? मदीहा ने कहा तो उसने नानी के आगे सर झुकाया, फिर मामी के आगे, और फिर एमन को एक निगाह देखकर वो मदीहा की तरफ मुतवज्जो हुआ था। बाहर आओ ज़रा, मदीहा मुस्कुराकर बोली। सलार बाहर निकल गया, जबकि एमन के लबों पर उसको देखकर अजीब मुस्कान आ गई थी। अम्मी जी, कबीर ने तो मनमानी कर ली, सलार के लिए एमन की बात चला ले। मामी बोली तो नानी जो पान खा रही थी होश में आई थी। हाँ, ये तो तुमने ठीक है, मगर ज़रा टेढ़े दिमाग का है, नानी बोली, क्योंकि सलार के बारे में मदीहा से सुन चुकी थी। नानी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मैनेज कर लूँगी, एमन ने कहा तो उन्होंने उसके सर पर प्यार किया था। अगर तुझे पसंद है तो फिर कर लेती हूँ बात पक्की, उन्होंने कहा तो एमन मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ मदीहा ने सलार को सारी बात बता दी। मैं मुँह तोड़ दूँगा उसका, वो गुर्राया। आराम से बात करो सलार, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आयत की रुखसती हो जाए, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, मदीहा बोली। भाई, ये कोयलों पर क्यों खड़े हो रहे हैं? कबीर के बाद हो जाएगी रुखसती। ये करली करने की कैसी जिद है? सलार ने उससे से कहा था। तुम्हें मैं कह रही हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मदीहा ने आयत के बारे में सोचते हुए कहा था। ठीक है, सलार ने कहा और उन्हीं बिगड़े तेवरों से वहाँ से गुजर गया था। मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं, मदीहा बड़बड़ाती हुई अंदर आई। जा एमन, बच्चे को दूध में हल्दी दे, या सारी थकावट उतर जाएगी, नानी ने कहा तो एमन जल्दी से उठी थी। अम्मी जी, परीशे दे देगी, मदीहा बोली। चुप रह बस, उन्होंने कहा तो वो चुप हो गई। जबकि एमन ने सलार को ऊपर जाते देखा तो मुस्कुराकर किचन में आ गई थी। दूध और हल्दी बनाकर वो ऊपर जाने लगी। ऊपर का पोर्शन बेहद हसीन था। यूनिक चीज़ें, महंगी तर्ज का वो सुकून दे जगह थी। एमन अंदर आ गई। सलार ऊंधे मुंह बिस्तर पर लेटा हुआ था। एमन ज़रा सी खांसी। सलार झटका खाकर मुड़ा था। एमन को देखकर पल भर के लिए हैरान हुआ। आप यहाँ? उससे कहा। आप थक गए हैं, दूध हल्दी ले लें, ठीक हो जाएंगे, एमन बोली तो सलार ने गहरी सांस भरी। मैं ये सब नहीं लेता, उसने कहा और उसके जाने का इंतज़ार करने लगा। फिर आपके शाने दबा दो, नानी कहती हैं थकावट उतर जाएगी। नानी ने ये नहीं बताया कि किसी आवारा लड़के के कमरे में जाकर उसे दावत नहीं देनी चाहिए? सलार ने घूरा। एमन हंस दी थी और दुपट्टे को मजीद गर्दन से चिपका लिया। उसे समझ आ गई थी कि कबीर एमन से शादी पर कभी राज़ी क्यों नहीं हुआ था। नानी तो बहुत कुछ बताती हैं, बताएं आपकी खिदमत कैसे करूं? रहने दो, ले ली मैंने तुम्हारी खिदमत तो बाकी पीछे कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सलार उठ गया कि शायद वो उठकर चली जाए। रुकें तो, एमन उसके पीछे आई। यार जाओ, तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, सलार ने उसको दूर धकेला, जबकि एमन को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं मम्मा को बुला लूँगा। क्यों? डर गया? एक आवारा लड़का लड़की से डर गया? एमन बोली तो सलार ने गुस्से से उसके बाल जकड़ लिए। इससे पहले वो वाकई उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उसे जस्ट टाइम पास समझकर दिमाग में जिमल का चेहरा उतर आया था। वो एकदम झटका लगाकर उससे दूर हुआ था। पेशानी पर पसीना उतर आया। वो समझ नहीं सका उसका चेहरा क्यों जहन की स्क्रीन पर आया और वो ऐसे क्यों दूर हुआ था। जबकि एमन को उसकी माँ ने पुकार लिया, मगर वो तो सलार पर मर ही मिटी थी। अजीब जंगली सा आदमी था और उसे हर कीमत पर सलार ही चाहिए था। सब में आयत की रुखसती की बात फैल गई। मुर्तज़ा ने इस बात पर खफगी का इजहार किया, मगर मदीहा की जिद के आगे चुप से हो गए थे। सभी हैरान थे कि मदीहा इतना जिद पर क्यों अड़ी हुई हैं। गोया वो आरिस के इसी अचानक फैसले की मुंतज़िर थी। सब में आयत की रुखसती की खबर क्या फैली। सब उसको छेड़ने लगे जो सुन सी बैठी थी। उसकी अंदरूनी कैफियत से तो परीशे ही आगा थी। देखो रुखसती हो रही है तुम्हारी और मुँह तुमने मन भर का बनाया हुआ है, एमन ने ज़रा नागवारी से कहा। आयत कुछ नहीं बोली, जबकि परीशे ने ज़बत से उसको देखा था। एमन, जब इंसान कुछ जानता ना हो तो चुप रहना चाहिए। हाय, क्या बात है, ऐसी किसी और को पसंद करती है? वो हंसकर पूछने लगी, जिस पर आयत और परीशा एक दूसरे को देख कर रह गई थी। उसके बाद दोनों ही कुछ ना बोली, जबकि एमन काफ़ी देर बोलती रही। अमल उसके लिए उपटन लेकर अंदर दाखिल हुई थी। ताहम अम्मी ने कहा है उपटन लगा लो, अमल ने मुस्कुरा कर कहा और एक्साइटेड से उसके पास आ गई थी। सब औरतें भी अभी आती होंगी, अमल ने जल्दी से कहा तो आयत घबरा गई थी। परीशा, मुझे ये सब नहीं करना, उसने हिम्मत करके कहा। आयत, तमाशा ना बनाओ अपना। परीशा, मेरी शादी पर मेरा बाप मौजूद नहीं है, क्या ये अज़ियत कम नहीं है? वो आंसू से लबरेज आंखों से उसको देखती मध्यम लहजे में बोली थी। तब तक सब औरतें भी अंदर आ गई और इसी तरह आयत की रस्म होने लगी थी। नानी ने तो उसे पूरा का पूरा उपटन में नहला दिया था। ए लड़की, अब तुमने लिबास नहीं बदलना, उन्होंने हुक्म दिया और अमल ने ढोलकी बजाना शुरू कर दी थी। शुगल मेला लगता रहा। आयत काफ़ी संजीदा थी और परीशा बार बार उसे संभाल रही थी। रात गए मुर्तज़ा साहिब के हुक्म पर महफिल ख़त्म हुई, क्योंकि कल बड़ा दिन था। कबीर की मेहंदी और आरस की रुखसती थी।
अगला दिन बेहद मसरूफ़ था। सलार को शदीद बुखार हो गया था, आंखें सुर्ख थी, मगर वो सब संभाल रहा था। आरिस का मूड सख्त ख़राब था, वो किसी एक भी फ़र्द को अपने नज़दीक बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जबकि कबीर बेहद खुश था। सलार के साथ उसने पूरी मदद भी करवाई थी, जबकि जैन भी लगा हुआ था। तुम्हारे से ज़्यादा एक्साइटेड दूल्हा नहीं देखा मैंने, सलार ने टिश्यू से नाक साफ करके जैन के हाथ में थमा दिया और कबीर को कहा था, जिससे उसे मसनूई घूरी से नवाजा, जबकि जैन तिल मिला गया सलार की सरकत पर। भैया आप सुबह से ही ऐसे कर रहे हैं, जैन ने टिश्यू ज़मीन पर फेंका। काश यहाँ मेरा पीए होता तो कम अज़ कम नखरे तो ना दिखाता, एक तुम हो, सलार ने घूरा, जबकि जैन ने मुंह बना लिया था। वैसे बड़े भैया इस लड़ी को जोड़ दें, आपके ससुराली इस लड़ी के नीचे बैठेंगे, लाइटें पूरी पड़नी चाहिए। अफ़ान के शोशे पर जैन, सलार और अफ़ान तीनों हंसने लगे थे, जबकि कबीर ने उसकी कमर पर मुक्का मारा था। अब सारा काम तुम खुद ही करोगे गधो, कबीर भड़क कर कहता पलट गया था। लो सुन लो गधे भी हम हैं, हराज की शादी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे अफ़ान तुझे लगता है तुम्हारी शादी होगी, सलार ने ठंडी आ भरी थी। मेरी शादी तो तू ही करवाएगा, अफ़ान ने दांत निकाले। ये बहुत ही गलत है, इस आरिस की रुखसी का शोशा वो तो सलार बाप को संभालेगा। कबीर की शादी हो तो सलार तैयारी करेगा, अफ़ान साहिब शादी पूरी की पूरी मेरे ऊपर डाले बैठे हुए। तुम लोगों को मैं मर्द नहीं लगता, मेरे अंदर जज्बात नहीं है, वो आंखें निकालता चिल्लाया, जबकि जैन और अफ़ान खूब हंसे थे। बंद करो अपने मुंह, वो लाइटों की लड़ियां फेंकता चेयर पर बैठ गया था, जबकि अफ़ान और जैन लड़ियां लगाने लगे। तकरीबन तैयारियां हो गई थी, बस कुछ सी देर में फंक्शन शुरू हो जाता। पहले मेहंदी की रस्म अदा की जाती और उसके बाद रुखसती। सलार मोबाइल से स्क्रोलिंग कर रहा था, पैंट के पांचे फोल्ड किए, सफ़ेद पाँव में चप्पलें पहने और ब्लैक टी शर्ट पहने जिसमें उसके मसल्स वाजिया हो रहे थे। वो लापरवाह से एक एक की निगाह का मंजर बन रहा था। एमन ने उसका सर से पैर तक तज्जिया किया और उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कबीर से कहीं ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है। उस पर वो कितना जंगली सा है। उसका दिल गुदगुदा सा गया था और गुनगुनाती हुई वो पलटी और तैयार होने लगी। आयत को परीक्षा और अमर पॉलर ले गई थी। उसने जाने से इनकार कर दिया, वो तो सलार को देखना चाहती थी अच्छे से। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। कबीर को स्टेज पर बिठाया गया तो सब देखकर हैरान रह गए कि उसके ससुराली कितने कम थे, बस 6 बंदे थे, 3 बच्चे और 3 ही बड़े। सबने इस बात को महसूस किया, मगर खुशी के मौके पर कोई कुछ नहीं बोला और वो लोग रस्म करके एक तरफ बैठ गए, जबकि सलार जो खाने की तरफ मुतवज्जो था, मुर्तज़ा के डांट पर कपड़े चेंज करने भागा। अफ़ान और जैन तो कबीर के साथ पहले से ही मौजूद थे, जबकि परीशा और अमल भी। परीशा पर तो अफ़ान की निगाह ही नहीं हट रही थी, जबकि जैन भी न जाने बार बार अमल को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जबकि उसके अंदाज में जैन की इस तरह देखने से खूब नागवारी थी। दूसरी तरफ परीशा भी अफ़ान को घूर रही थी, मगर वो तो निगाह हटा ही नहीं रहा था और बड़े भैया मुस्कुरा रहे थे। मदीहा ने उसकी बलाएं ले डाली। एमन भी तैयार थी गरारे में, वो सलार की निगाह का मरकज़ बनना चाहती थी, तभी वो भी स्टेज पर आ गई थी, जबकि आंखें सलार की मुंतज़िर थी। ब्लैक कुर्ता शलवार में वो तैयार होकर निकला, जबकि गले में येलो परना डाला हुआ था, तो एकदम उसकी निगाह आरिस पर गई जो किसी से बात कर रहा था। ओ भाई तो यहाँ क्यों है, सलार ने कहा तो आरिस ने एकदम फ़ोन बंद कर दिया था। मैं आ रहा हूँ भैया, आप चलें, वो बोला। किससे बात कर रहे थे, सलार ने संजीदगी से उसको देखा। किसी से नहीं, उसने कहा और सेलफोन जेब में डाल लिया था। सफ़ेद कुर्ता शलवार में रेड वास्कोट पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सलार कुछ लम्हे उसको देखता रहा। कभी भी औरत से बदला नहीं लेना चाहिए। मेरे नज़दीक जो मर्द औरत से अपनी महरूमी का बदला लेता है वो बेहद कमज़ोर होता है। मर्द को शेवा देता है कि वो अपने ही जैसे किसी मर्द से बदले के जज्बात रखे। हमेशा औरत को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी रिश्ते में, फिर वो तुम्हारी बहन हो या बीवी या मोहब्बत। उसके शाने पर हाथ रखता वो बोल रहा था, जबकि आरिस चुपचाप उसे सुन रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। वह ऐसी सोच रखता है, लगता भी नहीं था। आरिस ने बस सर हिला दिया। चलो, सलार ने कहा और वहाँ से दोनों निकलकर बाहर आ गए। लॉन में शाम डल आई थी। चारों तरफ लाइटों ने लॉन को अजीब कशिश बख्श दी थी। कबीर की रस्म अब फैमिली के लोग कर रहे थे। सलार और आरिस दोनों आ गए। एमन जो बोर खड़ी थी एकदम अलर्ट हुई। सलार की भी निगाह उस पर उठी थी, मगर सरसरी सी। वो कबीर के नज़दीक आ गया। आ यार, मुझसे भी पीला पीला हो जा। उसने दोनों हाथों में उपटन मिलाकर कबीर के पूरे मुंह पर मल दिया था, जबकि कबीर उसको हटाता रह गया था। एकदम शोर सा उठा था और सब हंसने लगे थे। सलार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, कबीर चिल्लाया था। ये जो दुल्हे होते हैं ना बेटा, इनकी चोंच बंदी रहती है, कैसे कैसे मीसने से लगते हैं। सलार हंसा। हाँ तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हारी शादी पर। कबीर ने अपने मुंह पर से साफ किया। हाँ देखना, मुझसे ज़्यादा हैंडसम दुल्हा दुनिया में होगा ही नहीं। बस करो, शोखा हर वक्त तारीफें अपनी। कबीर ने झिड़का। सब हंस रहे थे, महफिल गर्म थी। आरिस ने भी कबीर को मेहंदी लगाई और उस पर भी काफ़ी हूटिंग हुई और फिर सब लड़कों ने मिलकर कबीर को बीच में खड़ा करके भंगड़े डाले थे। काफ़ी देर तक सलार के सांस फूल गए तो एमन जल्दी से उसे पानी देने लगी। सलार ने चौंक कर देखा और पानी का ग्लास ले लिया। एमन तो फूले नहीं समाई। कुछ ही देर बाद आयत को भी स्टेज पर लाया गया और फिर कबीर ने चेहरा साफ कर दिया। कपड़े चेंज करके वो अब एक भाई लग रहा था, जबकि सलार, जैन और अफ़ान ने भी अपने पीले परने उतार दिए थे। वो सब आयत के भाई लग रहे थे, संजीदा से। आरिस खौफनाक खामोशी लिए स्टेज पर बैठा था। उसके साथ आयत को भी बिठा दिया गया, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। खामोश, सजी सजी,
पूर आरिस के लिए सजाई। वो दिलकशी की इंतहा पर थी। खाना खुला, सबने खाना खाया और उसके बाद परीशा और अमल ने दूध पिलाई की। आरिस इन चोचलों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जबकि सलार ने इन दोनों की ख्वाहिश पूरी की और कबीर से अलग इन्होंने पैसे लिए थे। कुछ देर बाद रुखसी का शोर हुआ तो आयत ने जबत से मुठ्ठियां बेच ली। आज उसे शिद्दत से अपने बाप की याद आई थी, जिसको बुलाया गया था, मगर वो उसके सर पर हाथ रखने भी नहीं आया था। आयत का जैसे सांस सा रुकने लगा। वो एक बार तो आते, एक बार तो वो उसके सर पर हाथ रखती या सांस देती कि वो इसकी बेटी है, मगर कुछ नहीं हुआ। जब उसे उठाया गया तो उसकी बंद मुट्ठियों पर आरिस की निगाह गई थी और बेइख्तियार उसने उसका हाथ थाम लिया। आयत की बंद मुट्ठी उसके हाथ में छुप गई थी। इस वक्त जो महसूस कर रही थी आरिस की इस हरकत पर, वो जैसे अंदर उठता तूफान एकदम ठहर गया था। जैसे लाशौरी तौर पर वो उसे एहसास दिला गया था कि वो तन्हा नहीं है। आयत को इस वक्त महसूस हुआ उसकी सारी तकलीफ़ों पर ये लापरवाह हाथ मरहम रख गया है। आरिस उसका हाथ थामे टॉन से घर में दाखिल हुआ। सलार, कबीर, यहाँ तक कि सब बड़ों के चेहरों पर उसकी हरकत पर मुस्कान ठहर गई थी और आरिस आयत को लेकर अंदर दाखिल हुआ था। परीशा और अमल के साथ जैन, अफान और सलार ने भी रस्में शुरू कर दी थी। चल भाई निकाल पैसे, सलार ने कहा, जबकि उसके पीछे ईमन भी आ गई थी। यार भैया पैसे देना आपका काम है, मेरा नहीं, आरिस ने साफ इनकार किया। अब तुम लोग बस करोगे? रात उतर आई है, तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे। मुर्तज़ा भड़के तो सलार मुंह बनाने लगा, जबकि आरिस ने तो शुक्र का सांस भरा था। चलो जाओ अपने कमरे में, पहुंचाओ इन्हें, उन्होंने मदीहा को कहा। ये क्या, ये इतनी आराम से पहुंच जाएगा कमरे में? अफान सलार के कान में घुसा। कोई और ऑप्शन नहीं, मेरा बाप गब्बर है, वो हम सबको खा जाएगा। चुप रहे फिलहाल, सलार ने कहा, जबकि ख़वातीन आयत को उसके कमरे में पहुंचाने लगी और आरिस वहाँ से बाहर ही निकल गया था। किधर? कमरे में जाओ तुम भी, कबीर ने घूरा तो चारों नाचार उसे कमरे में जाने पड़ा था। आयत उसके कमरे में आज हक से बैठी थी, खामोश, पलके झुकाए, सब बाहर चले गए थे। आरिस भी अंदर मौजूद था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार दोनों तन्हा थे, मगर आज से वो बस उसकी हो गई थी। उठो और कपड़े चेंज करो अपने, मेरे लिए इस तरह बैठकर वक्त ज़ाया मत करो। आरिस ने दो टूक बात की। आयत ने उसकी जानब देखा। कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो उठी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें उतारने लगी। आरिस को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि आरिस उसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठ गया। तकरीबन लेटकर वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। कमरे की खामोश फिजा में उसकी चूड़ियों की खनक थी। आरिस हर मुमकिन तरीके से उसको इग्नोर करना चाह रहा था, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। जिस तरह वो खुद को काबू कर रहा था, उसके हसीन चेहरे से नजरें चुराने की कोशिश में था। हर हरबा जाता रहा था और जब उसने खुद पर से दुपट्टा हटाया तो आरिस एक पल को साकत रह गया था। लहंगे के गहरे गले ने उसे अपनी जानब अपील किया था। वो जैनी के मैसेज का जवाब छोड़कर उठा था, मगर रुक गया। आयत की बिल्कुल भी तवज्जो उस पर नहीं थी। अपने वेस्टकोट खोलकर वो गुस्से से वॉशरूम में चला गया था, जबकि आयत ने बेड पर पड़ी वेस्टकोट देखी और फिर अपने इयररिंग्स उतारने लगी थी। थकावट उसे वाकई हो रही थी और फिर भूख भी लगी थी, जिसे वो बर्दाश्त करने की कोशिश में थी। मगर उसने सोच लिया था चेंज करके वो खाना खाने बाहर चली जाएगी। उसे अपने गले से सेट निकालना चाहा, मगर अब इतना सब कुछ उतार कर तो थकावट और भी बढ़ गई थी। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। बालों से पिन्ने खींचकर उसने लंबे बाल खोल दिए थे, जो पहले डिज़ाइंस की सूरत में बंधे हुए थे। आरिस बाहर निकला तो वो सोफे पर बैठी थी, खुले बाल, गले में सेट, जबकि नाक की नथ जो होंठों पर गिरकर एक उदम मचा रही थी। उसके अंदर जज्बात की तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी। वो बिना झिझके उसके नज़दीक गया और उसके साथ बैठ गया था। बीवी तो थी ना वो उसकी, उसने दिल में सोचा, मगर वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और जो भी उसने उसके साथ पहले किया था वो सब गुस्सा और जिद थी। और आज वो किस तरह उसे मुतासिर कर रही थी। आयत एकदम उसके बैठने पर उठ गई, हैरानगी से उसको देखने लगी। आरिस अपनी इस हरकत पर सर थाम गया था। आयत ने जल्दी से सेट अपनी गर्दन से जुदा करना चाहा तो आरिस ने सेट की डोरी को थाम लिया था। आयत थम गई, उसको देखने लगी, जिसकी निगाह उसकी शफाफ गर्दन से शाने पर सिरकने लगी थी। आरिस ने जज्बात से बोझल लम्स उसके हाथों पर बिखेर दिया था। आयत का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, जबकि आरिस अपनी अक्ल, शऊर, अपनी जिद, अपनी पसंद, अपना गुस्सा सब एक तरफ रख चुका था। आयत के सेट की डोरी ढीली करके उसने उसकी गर्दन से वो जैसे सेट जुदा कर दिया था। आयत फिर भी यूं ही खड़ी रही, जबकि बारिश का लम्स वो अपने शाने और गर्दन पर महसूस कर रही थी। क्या ये बस उसके जिस्म की दिलकशी थी जिससे वो मुतासिर हुआ था? क्या वो अपनी बात पर इतना भी कायम नहीं रह सका था? क्या उसके दिल में आयत के लिए कोई जज्बा था? क्या उसे अपने बच्चे को अपनाने का सोच लिया था? कई सवाल थे आयत के दिल में। आरिस ने खींचकर उसका रुख बदला और उसकी नत देखने लगा था। उसकी नत पर ही अपना पुरहिद्दत लम्स रखकर वो आंखें बंद कर गया था, जैसे यहाँ ऐसी दुनिया जहाँ का सुकून मुयस्सर आया हो। दोनों की बेतरतीब सांसें बुझने लगी थी। आरिस ने उसके रेशमी बालों में हाथ फंसा लिया और उसे और भी नज़दीक करके वो जज्बात पर काबू न रख सका, बहकता चला गया। क्या आपने भी वक्त ज़ाया करने का सोच लिया? आयत मध्यम लहजे में बोली, जबकि आरिस को कोई खींच कर हकीकत की ज़िंदगी में लाया था। उसने आंखें खोलकर आयत की तरफ देखा, जिसकी लिपस्टिक फैल सी गई थी, उसकी शदीद लम्स की गवाह थी। तुम्हारा बोलना ज़रूरी था? वो बिगड़े तेवरों में बोला। क्यों, हकीकत में आगे मेरे बोलने से, या मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा तलाश कर रहे थे? आयत ने उसकी जानब देखा। आरिस ने उसको खुद से दूर झटक दिया था।
आपकी भीख में दी गई कुर्बत नहीं चाहिए आरिस मुझे, अपने बकवास मुंह के अंदर रखो। वो बालों में हाथ फेरते हुए बोला। क्यों, आपको बुरा लग रहा है कि आपके हकूक़ के बीच में हाइल हो गई मैं? वो मुस्कुराकर उसको चिढ़ा रही थी। आयत मैं कह रहा हूँ मुझे मज़ीद कुछ नहीं सुनना, वो चिल्लाया। चिल्लाए मत तारिस, बाहर आवाज़ आएगी। मैंने अपने नाम से बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, मैं कुछ बुरी नहीं। मैंने कहा मुंह बंद करो, समझ क्या रही हो अपने आप को? बहुत हूर परी हो जिसको देखकर मैं अपनी बात से फिर जाऊँगा। उसका मुंह छकड़ कर वो बोला। तो ना फिरे ना अपनी बात से, साबित करें मुझ पर कि आप मुझसे अपनी हवस। शट अप, वो धाड़ा। बीवी हो तुम मेरी, उसने जताया था। बीवी के साथ ये सलूक नहीं होता आरिस कि मैं रुखसती से पहले माँ बनने वाली। उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी ज़ुबान रोक दी। वो नीचे बैठती चली गई। बार बार ये ताना मारना ज़रूरी है मुझे? तुम मेरी बीवी हो, भले मुझे तुम पसंद नहीं हो, मगर जब और जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा। और ये बात याद रखो, मुझे तुम रोक नहीं सकती। वो आंखें निकालते गुर्राया था। आयत सिसकने लगी। मुंह बंद करो अपना और चेंज करो। वो उठ गया उसके पास से। मैं आपकी किसी भी नीच हरकत का निशाना नहीं बनूंगी अब, वो रोते हुए बोली। अच्छा वाकई, चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना नीच हूँ। उसका बाजू घसीट कर उसने उसे बेड पर फेंका और अपना कुर्ता उतारने लगा। आरिस, आयत सहम सी गई। क्या हुआ आयत? वो खबासत से मुस्कुराया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो रोते हुए उसे देखने लगी। चाहो तो रोक लो। अपना कुर्ता सोफे पर फेंक कर वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया। उसे खींच कर अपने पास कर दिया। उसकी सुर्ख आंखों से लबरेज आंखों में आंसू तस्कीन का बायस थे। उसकी नाक से नथ फिर भी उसने एहतियात से उतारी। समझ वो खुद भी नहीं पा रहा था कि वो चाहकर भी उसके साथ बेरहम क्यों नहीं हो रहा, क्यों उसके वजूद में इतनी कशिश थी। आयत की सांसों को अपनी कैदी करके वो जैसे मगन सा हो गया था। आयत फड़फड़ा सी गई थी, मगर आरिस बिल्कुल उस पर हावी हो गया। तकिए पर उसे धकेल कर वो अपने काम में शिद्दत ले आया था। श्श, आयत की मुज़ाहमत पर आंखें निकालते हुए वो बोला। आयत को वो शब याद आ गई जो उसने तकलीफ़ में गुजारी थी, जिसमें भी उससे उसके लबों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का कहा था। और फिर जैसे वो बेबस हो गई, ना वो कुछ कर सकी और ना आयत रोक पाई। और एक बार फिर वो उसके हकूक़ ना चाहते हुए भी पूरे करने लगी, जबकि आरिस दुनिया जहान की शिद्दतें उस पर लुटा रहा था, ये जाने बिना कि वो उससे सख्त नफरत करता है। उसके अंदाज में जुनून नहीं था, अजीब मुसर्रत थी, जिससे आयत भी जल्दी सब भूल गई। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि नावल की सेकंड एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। क्या लगता है कि आयत और आरिस की स्टोरी किस मोड पर जाएगी? सलार के सीन्स कैसे लगे? सलार की स्टोरी कहाँ तक जाएगी? कबीर की स्टोरी कैसी है? आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। पहले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन से पहले एक दफ़ा मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बोली थी कि मेरे चैनल का रूल है, जब से मैंने चैनल बनाया था मैंने तब से ही आप सबसे ये बात शेयर की थी कि जो नॉवल का नेम होता है वो मैं जब वीडियो लास्ट हो जाती है तब मेंशन करती हूँ, और जो एपिसोड वाइज नॉवल्स होते हैं उनमें जो नॉवल का जो नेम होता है वो मैं एपिसोड के लास्ट में मेंशन करती हूँ, जो लास्ट एपिसोड होती है। लेकिन आप लोग इसे फॉलो नहीं करते, तो काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाम तब तक मेंशन ना किया करें जब तक लास्ट एपिसोड ना आ जाए, ठीक है? तो आप लोग भी वो रूल्स फॉलो करें जो मैंने रूल्स रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग रूल फॉलो करें। तो जब आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर मुझे भी खामखा का गुस्सा आता है कि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग एक रूल तक फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर अब बहुत मायूसी होती है। तो ऐसे मत किया करें। अगर मैंने कोई रूल बनाया है तो काइंडली आप सब लोग उसे फॉलो किया करें, ठीक है? तो चलिए हम लोग कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हारिस खान ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। अलिशबा बिलाल कह रही हैं बहुत अच्छा एपिसोड है, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। रुबीना खान कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच रुबीना खान। शाजिया अनवर कह रही हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शाजिया अनवर। देन शाइस्ता वली कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सिस, नॉवल मैंने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर पढ़ूंगी सिस, ये काफ़ी पहले पढ़ा था मैंने, सबको अच्छा लगेगा, आपने बहुत अच्छा चूज़ किया नावल, थैंक यू वेरी मच। आपको नावल पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। लिटरली मेरा ये वन ऑफ मोस्ट फेवरेट नावल है, और इस नावल में मेरा जो फेवरेट है, बता दूं, वैसे बताना मैं अभी चाह नहीं रही थी, लेकिन मुझे सलार का करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो बंदा ना ज़रा ज़िंदा दिल सा है और हर मामले को, हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला है, तो मुझे सलार का करैक्टर बहुत पसंद है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता वली। देन किटी कह रही है नॉवल नेम लास्ट एपिसोड में मेंशन होगा। देन रामीन रियाज कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच रामीन। जैनब सगीर कह रही हैं कबीर भी बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच जैनब।
ज़बरदस्त यार, सलार और जिमल का करैक्टर नाइस है, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन स्पून कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ नावल नेम बता दें, वीडियो के जो लास्ट एपिसोड होगी उसमें आप हम नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, आप दूसरे नावल का पूछ रहे हैं, इसका नाम था अरमीन रियाज़ का कोई नावल है ये, अमरीन अमरीन रियाज़ है उसका नेम, हाँ आई थिंक सो। बाकी वीडियो के लास्ट में भी मेंशन, तेरे नाम का शजर बाय अमरीन रियाज़, ठीक है। देन सलमान कौसर कह रहे हैं, सॉरी सलमा कौसर, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मैं बोलते कुछ और हूँ, निकल कुछ और जाता है। ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू फॉर द एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। रुबीना खान कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू रुबीना। सईद मोहम्मद जमाल कह रहे हैं अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। एस्थेटिक गर्ल कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। देन सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सीमा? मुझे कबीर का करैक्टर बहुत अच्छा लगा, जो थोड़ा सा रूड होते हैं मगर ऐसे लोगों की स्टोरी में मज़ा बहुत आता है। बिल्कुल देखते हैं जब उसे हीरोइन की एंगेजमेंट का पता चलता है तो उसका कैसा रिएक्शन होता है। ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको कबीर का रिएक्शन। सलार का करैक्टर भी बहुत अच्छा है और उसके सीन्स तो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे भी मुझे सलार नेम बहुत पसंद है, वैसे हमारी पसंद बहुत मिलती जुलती है। आयत का करैक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा मगर उसने अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वो बंदा उसके साथ कुछ भी कर रहा है और वो खामोश है, वो किस तरह बिहेव कर रहा था। मैं तो इसको हीरो बिल्कुल नहीं कहूँगी, मुझे लगता है जब तक आप आप डरेंगे लोग आपको डराएंगे, और आयत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आयत को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। इन सब के बाबा बुरे कामों से दूर रखना चाहते हैं मगर ये चारों कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। और ये जैन का करैक्टर नॉवल के स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लग रहा था पर लास्ट में बिल्कुल ही अलग। देखते हैं आगे क्या होता है। और आपने कहा था सेकंड मैरिज, तो सेकंड मैरिज किसकी होगी? मेरे ख्याल से सलार की होगी उस लड़की के साथ। अगर आयत की होगी तो अच्छा होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच सीमा, एज़ यूजुअल आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि माँ बाप अपनी औलाद को हर बुराई से बचाना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके औलाद अपने कदम ख़राब जगहों पर, ख़राब रस्तों पे ले ही जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको तौफीक दे के वो सीधे रास्ते पर चलें और हर तरह की बुराई से सबको महफूज रखे। और सेकंड मैरिज बिल्कुल सलार की होगी सिमल के साथ। और आयत और आरिस की स्टोरी बहुत पीक पे जाने वाली है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। फ़िलहाल तो आरिस जुतियों के लायक ही है, आप सही कह रही हैं, लेकिन नहीं भाई, हमें उसे हीरो कहना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच सीमा। आयशा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपको पता है मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ा था, इस वजह से कमेंट नहीं कर सकी। ओह अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, उन्हें सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। कैसी हैं अब वो? एंड माय डियर लिसनर्स, आप लोग आयशा की मम्मा के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत याब कर दे, ठीक है जी। फर्स्ट एपिसोड तो बहुत अच्छी थी, मुझे सबसे अच्छा करैक्टर सलार, कबीर और आयत का लगा। और वो हीरो आयत के साथ कैसे बिहेव कर रहा था। एक बात तो सही बता दें, क्या ये सच में हीरो है या आयत के लिए कोई और हीरो आएगा? नहीं भाई, ये आरिस हीरो है और आरिस को हम सीधा करेंगे ना। आरिस की हरकतें उल्टी हैं लेकिन आरिस आप लोगों को यकीनन आगे जाके बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज आयत और आरिस की स्टोरी बहुत पीक पे जाने वाली है। एक बात अच्छा, देन सलार का करैक्टर भी बहुत अच्छा है और उसके सीन्स बहुत अच्छे थे। अभी सलार ने तो अभी धूम मचानी है, जो सलार का, मुझे सलार बहुत पसंद है। पर्सनली अगर मैं अपना मोस्ट फेवरेट बताऊं तो मुझे सलार ही सबसे ज़्यादा पसंद है। इस नावल में टोटल कितने कपल्स हैं? वेट फॉर द नेक्स्ट नावल। थैंक यू वेरी मच आयशा। और इस नावल में कपल हैं जी, कबीर और नैन का कपल है, सलार और जिमल का कपल है, दैन आयत और आरिस का कपल है। ये जो तीन हैं ये मेन लीड्स हैं। उसके बाद अफ़ान और परिशे और जैन और अमल, ये दो साइड करेक्टर्स के कपल्स हैं, ठीक है जी। मतलब मेन देखा जाए तो तीन और साइड करेक्टर्स मिला के देखा जाए तो टोटल 5 कपल्स हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आयशा। गौसिया खान ने लाइक किया, थैंक यू गौसिया। देन एन उस्मान कौसर कह रहे हैं मैंने रीड किया है, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप लोग प्लीज़ रूल फॉलो कीजिएगा, बार बार नावल नेम मेंशन मत करें बिकॉज नावल नेम लास्ट एपिसोड में रिवील होगा। देन मलिक कह रहे हैं आई रीड इट, अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच। देन आसिया कह रही हैं इसके अलावा फुल नॉवेल्स नहीं देंगी आप? नहीं नहीं भाई, ज़रूर दूंगी, मैं फुल नॉवेल्स भी दूंगी, हम एक दफ़ा ये कंप्लीट कर लें, ठीक। देन अगेन कह रही हैं तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बस यार वही हाल है, पता नहीं क्या मसला है, ठीक ही नहीं हो रही। एक तो बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, गला शदीद ख़राब है और ऊपर से मेरे पाँव पे दरअसल चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या कि पाँव पे मेरे चोट लगी, मैं गिर गई थी
तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही घर में वो ट्यूब पड़ी हुई थी, उठा के लगा ली कि चलो इससे आराम आ जाएगा। और मैंने वो देखी नहीं, इतना पता नहीं मेरा दिमाग कितना खोता है, मैं आराम से सोए दिमाग से उसे उठा के लगा लिया। तो वो उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारे ना रैशेस पड़ गए उस चोट पे। तो अभी फिर मैं कल दोबारा मेडिसिन लेके के आई हूँ, तो बस इसी वजह से सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ता है, क्योंकि सर्दियों की चोट तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सर्दियों में पेन ज़्यादा होता है, तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खान E93QF कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। कहाँ गायब थे भई आप? हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया, आप भी शुक्रिया नहीं ज़बरदस्त। हारिस, मुझे पता नहीं सच में क्या होता जा रहा है, मैं बोलती कुछ और निकल कुछ और जाता है। तो फ़िलहाल कुछ दिन आप लोग मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करें, बिकॉज़ ये मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं बीमार होती हूँ मुझे सच में नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं थैंक्स, नाइस एपिसोड, थैंक यू शहनाज। वसीम खान कह रहे हैं शुक्रिया, आपकी तबीयत ख़राब होने के बाद भी एपिसोड दी, थैंक यू वेरी मच। बस भैया आप लोगों से प्यार है, आप लोग ही बस मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते। हारिस खान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच हारिस खान जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के एपिसोड नंबर 2 पसंद आई होगी, और आप लोगों की तरफ से मैं ये तवक्को रखती हूँ कि आप लोग अब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे सेकंड एपिसोड पर। तो आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ज़रूर बताना है कि सेकंड एपिसोड कैसी लगी, क्या लगता है कि आगे क्या होगा, कौन सा करैक्टर, कौन सा कपल अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा। और मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट आज गायब था, भाई कहाँ गायब हैं आप, जल्दी से वापस आ जाएं जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप लोग एंजॉय करें आज की एपिसोड, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें, अब हम इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, बिकॉज अब बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। आज की एपिसोड आप लोग एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।